ऑनलाइन वाले अपने मार्क्स बताओ जरा यार, कल कितने आए हैं, हाउ मच यू स्कोर्ड? सचिन इज द ओनली वन हु इज अपडेटिंग मी रेगुलरली. चलो, so today test was interstate relations, interstate relations. What else was there? बस interstate, interstate और federalism, right? चलिए, so we'll start with the word federalism. When we talk about federalism, है ना, so it has been, इसका ओरिजिन है लैटिन शब्द फेडरस से, ठीक है. सो इट्स मीनिंग इज कॉन्ट्रैक्ट. इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. नाउ जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, देयर आर टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, 2 3 4 5 एक्स नंबर ऑफ पार्टीज. आप लोग जो ओआरएन में रहते हो, यू केम टू ओल्ड राजेंद्र नगर, तो आपका भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ किसके साथ? विद योर ओनर, ठीक है. हेंस फेडरलिज्म इज अ सिस्टम वेयर 2 और मोर देन 2 पार्टीज विल बी देयर, उनका आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा. क्लियर? नाउ डू यू थिंक कि भाई अगर आपने अपने ओनर के साथ वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनरिटन रखा होता, इट वुड बी वर्केबल? नेवर. क्यों? क्योंकि मान लीजिए कल को आपके और आपके ओनर के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाए, सो यू विल रेफर टू जुडिशरी. तो जुडिशरी को भी कुछ ना कुछ तो चाहिए. व्हाट वर द टर्म्स अग्रीड बिटवीन यू गाइस? हेंस फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरल कंट्रीज वुड ऑलवेज बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. रटना नहीं है, इट्स वेरी लॉजिकल. वेरी फर्स्ट फीचर, चाहे वी टॉक अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वी टॉक अबाउट इंडिया, आवर ओन कंट्री, मॉडल मैटर नहीं करेगा. इट इज अ होल्डिंग टुगेदर मॉडल, इट इज अ कमिंग टुगेदर मॉडल, व्हाटसएवर मॉडल इट इज. फर्स्ट फीचर, मैंडेटरी फीचर, विदाउट इट फेडरलिज्म कैन नॉट सस्टेन, इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अंडरस्टूड? सेकेंड नंबर पे, अभी अगर कॉन्ट्रैक्ट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो डिस्प्यूट्स भी आ सकते हैं, और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए. हेंस द सेकंड फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज ऑलवेज अ जुडिशरी. नाउ बात आके रुकती है कि भाई जो अपनी जुडिशरी है वो तो यूनिटरी कंट्रीज में भी है. द कंट्रीज व्हिच हैव अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दे आल्सो हैव अ जुडिशरी. बट what sort of judiciary we need to have here? Independent judiciary or committed judiciary? No, independent. What is committed judiciary? एक एक करके I'll ask, they will reply. हाँ जी बिंदु, what is committed judiciary? ठीक है. राहुल, what is committed? Committed means towards government. हाँ बस, डू नॉट एवर थिंक कि भाई द शब्द अगर कमिटेड लगा है तो दिस मींस जुडिशरी इज कमिटेड टू इट्स वर्क. नहीं. इफ द वर्ड कमिटेड इज देयर, दिस मींस जुडिशरी इज कमिटेड टुवर्ड्स whom? गवर्नमेंट ऑफ द डे, एंड व्हिच इज नॉट डिजायरेबल इन नेचर. वो डिजायरेबल नहीं है. वी डोंट डिजायर अ जुडिशरी व्हिच विल बी कमिटेड टुवर्ड्स गवर्नमेंट. व्हाई? देन हु विल कीप द चेक? वेरी गुड. द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, उन दोनों में से किसी के साथ भी जुडिशरी शुड नॉट हैव एनी अंडरलाइन थिंग. क्लियर? चलो, सो यहां पे नोट डाउन कर लो इंडिपेंडेंट. अच्छा, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर स्टिल कंफ्यूज्ड बिटवीन 3 काइंड्स ऑफ जुडिशरीज: इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड कमिटेड जुडिशरी. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि भाई जब तुम अपना काम करोगे, नो वन इज गोइंग टू इंटरफेयर इनटू दैट. सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है? जुडिशियल सुप्रीमेसी इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. The country which says that we have judicial supremacy, it is must for them that they will have a constitutional supremacy. Why? Constitution is what judges say only one thing. ठीक है, वहां पे होती कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, बट वो बन जुडिशियल सुप्रीमेसी जाती है. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? व्हाट जजेस से. वी डोंट हैव एनी इंटरप्रिटेशन, दे इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट? चलिए, एंड तीसरा शब्द आता है कमिटेड जुडिशरी. कमिटेड जुडिशरी इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन. नाउ एनीवन जो इन तीनों को हायरार्की में अरेंज कर देगा कि सबसे ऊपर ये आएगा, देन ये, देन ये, इन द पावर ऑफ जुडिशरी, रेज योर हैंड्स.
हाँ, पावर जुडिशरी के पास सबसे ज्यादा कहां पे? कम. Who will arrange these three terminologies: independent, supremacy and committed? Rahul, I said raise your hand. मैंने बोला आंसर के लिए नहीं. संदीप. ठीक है. हाँ जी, इसमें पढ़ने मैंने खुद तो अभी बताया. व्हाट इज द मैटर टू स्टडी हियर? हाँ जी सर, व्हाट्स योर नेम? हाँ, व्हाट्स योर नेम? Harshit. So whatever we discussed up till here, where you will arrange in the hierarchy ki bhai which is the strongest judiciary? Judicial supremacy, independence or committed? I'm not sure, but like sounds like supremacy. Supremacy is the first. Most powerful judiciary we can have is a country where it is judicial supremacy. India mein the strongest is judiciary. We have judicial supremacy. Britain also judiciary is there. But is judicial supremacy there? No. Their judiciary is independent in nature. Their parliamentary sovereignty or parliamentary supremacy is there. Clear? And third number पे क्या आएगा? Committed judiciary which has to work according to the dictates of the government. Am I clear on this? Two features. चलिए. Then, if there is a contract, what will be the purpose of the contract? Contract करेगा क्या? There will be division of powers. Contract will say that these are the powers which you have, these are the powers which your owner has, the two parties. Similarly, federalism ka contract also divides the power. It also divides the power. Now, what will happen is, in some places we are going to find that ki bhai, this division of power is equal among the constituents. And somewhere this division of power will not be equal among the constituents. Now, where the power is equal, that will be called as a symmetric model of federalism. That is called as your symmetric federalism. And where the powers will not be equal, that will be called as asymmetric model of federalism. ठीक है जी. Now, let's come to article number 1 of our constitution. Both of these kind of federalisms will be union in nature. दोनों की दोनों unions हैं. What do you mean by union? Union means where someone is coming together and forming a union. That is a union. So the countries following symmetric federalism will also be the unions. Example, America is a union. Countries following asymmetric federalism, example, India, will also be the union. But where will be the difference? Difference will be the model. Symmetric federalism countries will always have a coming together model. And when by your own will you are coming together, you also have the right to go away from each other. Hence, in America, any state has the right to cede. But in asymmetric model, usually what happens here, there is one central power which is holding the units. And asymmetric then lies with the holding together model. If anyone is holding, the units do not have the right to cede away. ठीक है. Now let's relate it with the current affairs. Article 370, जम्मू कश्मीर. जब जम्मू कश्मीर को हमने अपने साथ मिलाया था, तो उसका सब स्टेटस वाज रिटन इन आर्टिकल नंबर 370. आर्टिकल 370 का फर्स्ट प्रोविजन क्या बोलता था कि ओनली 2 आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर गोइंग टू अप्लाई ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो अदर आर्टिकल. यही बोलता था. व्हाट इज आर्टिकल नंबर 1? India, that is Bharat, shall be a union of states. And what kind of a union we are? Asymmetric, and the model we are following is holding together model. By the virtue of that, can Kashmir cede from India, even if Article 370 was not abrogated? No, not at all. Because the first thing they did was acceding to Article 1 of Constitution of India. And wo bolta it is a union of states. What kind of a union we are? Holding together model. Thus, Kashmir did not have a right to cede. Any doubt in symmetric federalism or asymmetric federalism? Second article related to Kashmir? दो आर्टिकल अप्लाई हो रहा था. पहला तो यूनियन ऑफ स्टेट्स, दूसरा 370 itself.
1 and 370 itself. चलिए, write down a question. What is the difference between federal and unitary government? What is the difference between federal and unitary government? अच्छा, and listen, जो भी country asymmetric federalism follow कर रही है, it is not that it will only between the top notch two parts कि भाई center और states में है. We find asymmetric federalism everywhere in India. ठीक है, अगर यूपीएससी पूछे कि भाई द Constitution of Union Territories in India is an example of asymmetric federalism. Yes? हाँ? भाई Constitution का मतलब वो नहीं है. What will you say that someone is constituting it? What you will say? What is the word? Constitution. Right? So Constitution of Union Territories, or for that matter Constitution of two different states, is which kind of federalism? Asymmetric. Why? Because first level mein the power of union is not equal to the power of states. In states also we have two division. One state is not equal to the another union territories powers. In states also, normal state is not equal to the states with special status under Article 371. In union territories also we have two types: UTs with legislature, UTs without legislature. This is example of asymmetric federalism. तो इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में किसी का कंपैरिजन पूछ ले, आंसर इज asymmetric federalism. ठीक है. और if UPSC makes a statement, which is the principle to justify that the constituents in India have unequal division of powers? बताओ. Asymmetric federalism. ठीक है. जो हम वो भी डिबेट करते हैं कि भाई आर्टिकल 3 is a feature of what? We are a federal country, but we have a unitary bias. Article 3 is a non-federal feature. Can we say Article 3 is a non-federal feature? Oh, yes, it is. Article 3 is a non-federal feature. We are already a asymmetric federal system. हाँ, तो is Article 3 then non-federal feature? No. Article 3 is not a non-federal feature. What is the reason? You already are. Our model is asymmetric federalism. Article 3 is giving more powers to the union. That's why we say that India is a federal country but with a unitary bias. है ना? तो can Article 3 be called non-federal feature? No. हमारा मॉडल ही यही है. The model of federalism we are following is asymmetric. By the virtue of that, Article number 3 is not a non-federal feature. It is right to have it. Understood? तो ये भी अगर आए तो it is not. याद रखना इसको. चलिए आगे लिखो क्वेश्चन. What is the difference between unitary and federal form of government? चलो, what is the difference? बताइए. What do you think can be the difference? Please raise your hands who know the answer. Unitary and federalism. देखो, do you remember we did 4 concepts? बताइए. जैसे कि कई स्टेट मिलके एक नेशन का निर्माण करते हैं, जैसे यूएसए. जी. और फेडरल का यूएस इज अ फेडरल यार. हाँ, यूएस इज अ फेडरल. Single government, no division of. Now understand. ये सब सिंगल गवर्नमेंट और नहीं भाई. Listen. नहीं. Do you remember we did 4 principles: delegation, devolution, decentralization and subordinate legislation. Powers are divided in unitary form also. It is not that कि भाई if Britain is today a unitary nation, the British Parliament would be performing the functions at the street level also. वहां पे भी they have a concept of local government. ऐसा नहीं है कि भाई Parliament is doing everything. But what makes the difference is mode of giving the powers. What is the difference? Mode of giving the powers. How in unitary countries the power is given to the constituents? By the mode of devolution or delegation. How in unitary countries the power are given to the constituents? By mode of delegation and devolution. What is delegation? In which powers are given by the way of executive order. Very good. And what is devolution? Powers are given by the mode of by making a law. But in both of these situations, whether it is delegation or it is devolution, who is giving the power? Center. One who gives the power also has the power to take away the power.
That's why states in United Kingdom have less powers, क्योंकि उनकी powers कभी भी ले सकते हैं. Same principle. Who can remove you? One who appoints you. Who is appointing authority of President of India? No one. That's why the word removal is not used and impeachment is used for him. Understood? Same principle. Now, under devolution and delegation, they are the two principles which will be used in unitary form of government. Hence, Parliament, who is giving them the authority, can always take back the authority. And thus, a country like Britain also has which sort of supremacy? Parliamentary supremacy. Understood? Now, let's come to the Indian model. Federalism, jahan pe bhi hoga, wherever federalism will be there, again the powers will be given by the center to the states, or there will be a division of power between center and the constituents, but the way will only be decentralization. And what is decentralization? When the powers of everyone is coming from the same source. In India, we have the constituents in the form of states and UTs. We have the constituents in the form of even local self-government. But सबकी powers कहाँ से आ रही हैं? Constitution. You talk about union, powers are mentioned under Schedule 7. You talk about states, powers are mentioned under Schedule 7 again. You talk about local self-governments, powers were mentioned by 73rd and 74th Amendment. They are in the Constitution itself. So federalism के साथ the keyword is decentralization. ठीक है, चलिए आगे लिखो इसका. In unitary system, subnational governments. Very good, Sachin, very good. Nice. In unitary system, the subnational governments have either delegated the powers, or devolved the powers. But in federation, states have original powers. That is coming from the constitution itself. Bracket में लिख लो decentralization of powers. चलो आगे difference लिखो. Difference between federation and confederation. चलिए, what is the difference between federation and a confederation? देखो अभी यूनिटरी का कोई लेना देना नहीं है ना? These two are federations. एक फेडरेशन है, एक कॉन्फेडरेशन है. What is the difference? जी मृणाल. फेडरेशन में subjects don't enjoy complete autonomy. ठीक है, autonomy, but which sense of autonomy? Complete autonomy. ठीक है, और the minute difference would be like ज्यादा फर्क है? only one नहीं, ज्यादा फर्क नहीं, बहुत फर्क है. No, as in the arrangement is in such a way that it is easy for the removal for in confederation. Only one keyword. In federation, whatever federation it is, चाहे वो US की है, चाहे हमारी है, that is if it is symmetric federation or asymmetric federation, the constituents do not got any external sovereignty. मतलब in federation, whatever it is, चाहे US federation, चाहे Indian federation, Indian states do not have external sovereignty. This means if India is at war with any nation, or we have declared any nation as an enemy and alien, है ना? Punjab today cannot say that I want to have good relations with it. If India was a confederation, and then India would have said that I don't want to have good relations with Pakistan, and Jammu, Kashmir and Punjab for that matter wanted to have good relations, they could have. This is the difference between federation and confederation. So the keyword which you have to figure out is external sovereignty. Right now, in federation, units don't have external sovereignty. In federation, units do not have external sovereignty. That is no freedom. No freedom to have a foreign policy. Example of a confederation? Switzerland, we can call. Another example, broad example.
कनाडा नहीं भाई, अभी हमने करा यूएसए इज अ फेडरेशन, चाहे वो सिमेट्री का चाहे असिमेट्री का, दैट कैन नॉट बी कॉन्फेडरेशन. Can you have good relation with the state of California if USA is not having good relations? Then perfect example of this is European Union. EU is a confederation. UAE is a confederation. हाँ, you can call UAE also. The prince particular जो है आपके princes वाले states, they can have a good relation. Then what? EU also has a president. EU also has a parliament. Then also individual states. It's not like if EU is not having good relations with anyone, UK can have. But अभी तो चलो UK बाहर आ गया. France can have. This is confederation. Clear? चलिए. अगला point लिखो. Federalism नहीं इसमें. Right? And what is the difference between unitary and confederation? Unitary and confederation. नहीं मैम, confederation में EU आएगा. Switzerland would be in federation में. No, put it in federation. Or Switzerland is unitary, I guess. Just a minute. Switzerland is a confederation. Don't remember the examples. It's just for your understanding. ठीक है? UPSC will not go कि भाई it is not PSIR paper. It is going to ask you the examples of it. Don't go into the examples. Concepts पता होने चाहिए. ठीक है कि भाई what is a confederation, what is a federation. चलिए. Tell me what is a difference between unitary and confederation. Difference between unitary and confederation. हाँ, in confederation में very true, लिख लो. In confederation, units give power to the center, and in unitary, center is giving power to the units. In confederation, units give power to the center, or power is from the center. Or you can write this also. If UPSC gives you कि भाई in confederation units form the center. Yes or no? पक्का? Yes. In unitary, in confederation, units form the center also. Example, European Union. दूसरा example लिख लो, SARC. SARC is an example of confederation. But in unitary, center is giving the power to constituent parts or states. Example is Britain. चलिए, make a next heading, types of federations. Types of federations. First is your coming together model. What is coming together model? Like units are coming together to form the federation. Units are coming together to form the federation. Bind by an agreement. If this is there, then what is the difference between confederation and this federation? Confederation में भी यही हो रहा है. USA वाली symmetric federation में बस only one difference. Similar mechanism. Only one difference between federation and confederation is no external sovereignty. And they can, if no external sovereignty is there, they can cede at any point of time. ठीक है? देखो, cede करना federation में भी हो सकता है. Coming together model में states can cede. USA में states can cede. Cede will not be a criteria. Only one criteria. External sovereignty. चलिए आगे लिखो, holding together model where center is holding the states together. India. Example is India. Then write down next, dual federalism. ये भी न्यूज में था. This was in news and a new term. Anyone knows what is combative federalism? इस साल न्यूज में था. Combative federalism. Two units struggle for power. ठीक है, we can consider this. Palestine वाला combative federalism नहीं.
फेडरलिज्म इट हैज टू बी कि भाई यू बोथ आर पार्ट्स ऑफ द सेम यूनिट, बट इंस्टेड ऑफ कोऑपरेटिंग विद ईच अदर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एट टसल विद ईच अदर. फॉर एग्जांपल सेंटर स्टेट रिलेशंस. ठीक है, ये किसने शब्द यूज करा? हरीश रावत है ना, यूके बोल रहा हूं, उत्तराखंड वाले, है ना. He used the term for the first time, combative federalism, that instead of going into a cooperative and competitive federalism, now the center state relations are entering into the field of combative federalism. तो अगर आ जाए कि भाई combative federalism recently news, तो आपको क्या देखना है, कौन सा पॉइंट ये डिपिक्ट कर रहा है कि भाई टसल कहां पे चल रही है, whether it is in center or states or between the two states. Combative federalism, combative federalism. चलिए, हाँ, we are writing it. Write on dual federalism. Write on where there are two sets of governments. There are two sets of governments. नहीं बच्चे, competitive is bit different. I'll tell you what is competitive. ये भी तीनों लिखते हैं. I'll tell you what is cooperative, competitive and combative. तीनों का difference will do. पहले लिखिए dual federalism. When two sets of governments, each independent in its own sphere, and each is independent in its own sphere. In its own sphere. Both are independent in its own sphere. Example. नहीं यार, इंडिया में governments are independent on its own sphere. We have a unitary bias. Perfect example is United States of America. The states, they have their own rules. One state would allow कि भाई a person can keep the arms, other would not. Center cannot interfere into it. Two sets, different policies. This is dual federalism. ठीक है. And dual federalism का एक कीवर्ड लिख लो, जिस भी पॉइंट में आपको दिखे two set, second is independent and third is watertight compartment. कि powers are divided in watertight compartment. That is also dual federalism. That is also dual federalism. चलिए, write down next cooperative federalism. Cooperative. टू सेट्स गवर्नमेंट होनी चाहिए हमारे पास, इंडिपेंडेंट वो अपने स्फीयर में होनी चाहिए, थर्ड इज वाटर. आगे कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव का सेंस तो तुम सब लोगों को होगा कि भाई व्हाट इज कोऑपरेटिव, है ना. द नेक्स्ट थिंग कम्स कि भाई अगर एमसीक्यू आ जाए तो सब कुछ अप्रोप्रिएट लगेगा. देन यू नीड टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स कि भाई डेफिनेशन में कीवर्ड्स क्या चाहिए. राइट डाउन द कीवर्ड्स. इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस कॉमा इंटरलॉकिंग. इंटरडिपेंडेंस देखना है, इंटरलॉकिंग देखना है, क्योंकि ये तीनों सिमिलर हैं. फेडरलिज्म की डेफिनेशन, कोऑपरेटिव की डेफिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव की डेफिनेशन. ठीक है, तो इसमें इंटरडिपेंडेंस, इंटरलॉकिंग प्लस सेंटर एक्ट्स एज अ बिग ब्रदर. सेंटर एक्ट्स एज अ बिग ब्रदर, एंड जब वो फिर बिग ब्रदर एक्ट करता है, देन दिस फेडरलिज्म व्हिच इज कोऑपरेटिव टर्न्स इनटू कॉम्बेटिव, because center has to act as a big brother. So when it will act as a big brother, तो powers unitary में जाएंगी. When unitary will go, constituents have problem, that turns into combative. Will do. अभी लिखो competitive. Competitive. चलो, अभी जो भी ये फेडरलिज्म है ना, दो कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव, दोनों का एंड इज सेम. End goal of cooperative as well as competitive is same. What is that? Progress. दोनों का goal is same. The difference comes in the means to achieve that. Cooperative में they have to go hands in hand while doing that. But in competitive, what do we believe? That let's instill a sense of competition between both of them. And while they will compete with each other, they will progress. And that progress will be betterment for the nation as a whole. तो फॉर एन एग्जाम्पल, जो नीति आयोग जितने इंडेक्स चलाता है, व्हाट इज द फन ऑफ हैविंग इंडेक्स? स्टेट्स विल compete with each other and in the competition they will strive to become better than the others. This is cooperative competitive federalism. ठीक है, this is called as competitive. तो अगर एनी मतलब डिफिकल्ट लेवल पे यूपीएससी क्वेश्चन लेके गई तो इट विल आस्क कि भाई
दोनों का एंड गोल क्या है? सेम है. कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव एंड गोल इज सेम. द डिफरेंस लाइज इन द मीन्स. On one way they are doing something hands in hand with each other. In second stage they are competing with each other and becoming better. But दोनों better हो रहे हैं. Like you two friends are attending mock test, है ना? So you are competing with each other and then you are analyzing the scores. This is competitive. But you are studying together, making both revise. That is cooperative federalism. चलिए आगे लिखो combative. Combative. What is combative? Keyword is tussle or loggerheads. They come into loggerheads with each other or tussle. बस. चलिए आगे लिखो symmetric federalism. Symmetric. What is symmetric federalism? Powers are equal. लिखो all constituents have equal status. Example USA. And if you are confusing कि भाई equal status कैसे, so states का representation central level पे कहाँ पे होता है? USA में कहाँ पे होगा? Senate में. All the 50 states have equal number of seats in the Senate, that is 2 seats. Right? This is symmetric federalism. While in Rajya Sabha हमारा asymmetric है, different states have different number of seats. This is asymmetric model. लिख लो different constituents have different status. चलो एक एमसीक्यू लिखो. Why India is a asymmetric government or a federation? Why India is a asymmetric federation? Option number A. Options A. Some units are called UTs. Some units are called UTs. First point. Option number B. Some states have 5th and 6th schedule. Some states have 5th and 6th schedule. Option number 3. No equality of representation among the states. No equality of representation among the states. मेरे हाल नोट कर लीजिए, ये किसी और चीज का बेस बनेंगे पॉइंट्स. Some units are called as UTs. Some units are called as UTs. Some states have 5th and 6th schedule. No equality of representation among the states. And lastly, special provisions with respect to different states. 5th point, all of the above. 5th point is all of the above. First is some units are called as UTs. Second is some states have 5th and 6th schedule. Agla, no equality of representation among the states. Next is special provisions with respect to different states. And 5th option is all of the above. Why India is a symmetric federation? All. Who are with all? ठीक है, आगे भी ऑप्शन लिख लो. Only B and C. Only B and C. And then only C. Only C. Yes, this is the crux. चलो. Ones with all of the above, raise your hands. Ones with all of the above. Ones with B and C. विक्रम कौन सा आंसर है? All. ठीक है. मृणाल, all B और B and C. यार लॉजिकली चलो, लॉजिकली सोचो. लॉजिकली ओनली सी. ठीक है, हाँ जी. ओनली सी वाले हाथ खड़ा करो. ओनली बी एंड सी वाले कोई भी नहीं है. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. Some states have 5th and 6th schedule. It is asymmetric federation feature. How can you say it is not asymmetric? ये डायग्राम किसका था? किसकी वजह से? अच्छा, some people in the class, we all are part of a contract. ठीक है. Let's say I am a center here.
and this is United States of America. I give you 2 pages handout, Hana, and I give you extra handouts also, but I am giving him only the class discussion. How will you justify it in United States of America where it is symmetric federation? Then it is justifiable only where it is asymmetric federation. So all these are features of what? ये question आएगा कैसे? This question will come, which of the below are the features of Indian Federation? ये सब के सब features हैं Indian asymmetric federation के. Understood? That's why I was telling you to write all those 4 points. These are all the features of Indian Federation. हाँ, why Indian federalism is asymmetric? तो ये सारे तो इसलिए हो गया ना कि asymmetric federalism हमें लाना था, इसलिए ये सारे प्रोविजन हमें करने पड़े. तो you will say कि this is not, तुम नहीं मारना, तुम नोटा ले लो, tell it कि भाई nothing is correct, ठीक है? Go with this. चलिए, आज से टाइम नहीं वेस्ट करेंगे in these all these kind of activities. If you believe that is the correct answer, you go with it. I have no issues. चलिए आगे. Then write down difference between executive federation and legislative federation. हाँ, very good Harshakansha. ठीक है. Difference between executive federation and legislative federation. चलिए. Now, tell me, what do you think India is? Executive federation or legislative federation? India is a legislative federation. How? And why USA is an executive federation then? वहाँ पे स्टेट्स को लॉ मेकिंग पावर नहीं है, यूएस में यूनिट्स को लॉ मेकिंग पावर नहीं. देखो, राइट डाउन, जहां पे लिखा है एग्जीक्यूटिव फेडरेशन वहां पे लिखो इंडिया, लेजिस्लेटिव फेडरेशन इज यूएस. द रीजन बीइंग देयर all the states have different laws. All the states have different laws. Center cannot dwell into it and change their laws in whatsoever situation they talk about. They can never be changed. In India, even if the states have been given the power to do that, let's say agriculture is a which subject? State subject. Can center interfere? Yes. How? By making model laws. By making what? By making model laws. So India in strict term is an executive federation. Is an executive federation. चलिए आगे लिखो क्वेश्चन. Is India quasi federal? Is India quasi federal? Is India quasi federal? India is an executive federation. इसमें what doubt you have? Sir, like states have power to make laws, but center's law overrides states law. So it is not a legislative federation in true sense. It is an executive federation. चलिए कहाँ पे थे? हाँ, is India quasi federal? Yes or no? Yes. No, it is not. India is a federation in true sense. Why? Again, same reason. We cannot claim कि भाई we are a quasi federal. Quasi federal का मतलब क्या होता है? कि भाई we are not federal in the complete sense. Now, federalism in political theory has two models, symmetric and asymmetric. Our asymmetric model is making us to believe that we are not federal in true sense. But which model of federalism are we adopting? Asymmetric. वो तो complete तरीके से कर रहे हैं ना. So this verdict was given by Supreme Court in SR Bommai case 1994. It said that we are not quasi federal, we are federal in true sense, and hence federalism. SR Bommai, SR BOMMAI, Bommai, SR Bommai 1994.
We are federal country in a true sense and federalism is a basic structure. ठीक है, फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, ये चीज याद रखना। 1994 इसी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई सेक्युलरिज्म इज आल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर, सेक्युलरिज्म इज आल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर, ये दोनों बातें याद रखिएगा। By entity it has been provided that strictly these are the forms. I didn't get your question. So asymmetric federation has got certain. It is a theoretical term. Asymmetric federalism means matlab when the parties to the contract will not have equal powers. It will lie in the hands of the center, which is acting as a big brother. It can allocate any power to anyone. So there can be only two types. Only two types, symmetric and asymmetric. That's it. We can have other types, but then the ideology of those types will be different. For an example, we have executive federation, we have legislative federation. They are the ones dealing with the implementation and lawmaking. The ones which are dealing with structure, we just have two types, symmetric and asymmetric. चलिए, आगे लिखो। asymmetric federation है तो we have division of powers, right? So division of powers हमारी कैसी है? In the form of how the powers have been given or divided by decentralization. And decentralization का मतलब है कि भाई हमें division of powers कहाँ पे सर्च करनी है? In the constitution itself. And in the constitution where this division is given? Schedule number 7. So write down schedule 7 is equal to division of powers. Schedule 7 is equal to division of powers. चलिए, तो originally first list is union's list. How many entries does it have? Because UPSC will not frame a question, test series do frame a question कि सबसे ज्यादा entries किसके पास है? हाँ, write down 97 union. 97 union. Second list is state list. How many entries do we have? 66. But bracket में लिख लो 5 shifted to concurrent list. 66 but 5 shifted to concurrent list. And concurrent में 47. List number 3 47. यहाँ पे लिख लो 5 were added. चलिए, 66 वो हटाने के बाद हुआ है ना, फिर वैसे इसमें से हटा करके फिर 61 हो जाएगा। हाँ ट्रू। रामलाल, एक वही कॉफी अपने वाले तुम बनाना, ठीक है? चलिए, आगे लिखिए रेजिडुअरी पावर्स। रेजिडुअरी पावर्स मतलब मान लो कि भाई कोई सब्जेक्ट ऐसा आ गया है ना, एंड वी वांट टू मेक द लॉ इमीडिएटली, हु विल डील विद इट? सेंटर. सेंटर हैज बीन गिवन द रेजिडुअरी पावर्स. अच्छा, देयर हैज बीन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आल्सो that in Government of India Act 1935 residuary powers were given to center, provinces or whom? Governor General of India. This means अगर वो चीज हम अभी अप्लाई करें, so in this scenario those residuary power have to be given to President of India. ठीक है, but not now President, we have given to center, but earlier they were with Governor General 1935 Act में. चलिए, अभी मान लीजिए कि भाई हमने डिस्कस करे थे मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म वर, इनके बिना फेडरलिज्म सस्टेन ही नहीं कर सकता कभी भी. नो मैटर व्हाट, इफ दे आर नॉट देयर, फेडरलिज्म विल नोवेयर सस्टेन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? इफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज देयर, एंड वी हैव गिवन द टास्क दैट इफ डिस्प्यूट्स कम, हु हैज टू सॉल्व? जुडिशरी. दिस पावर वुड आल्सो बी रिटन समवेयर, कॉन्स्टिट्यूशन में होना ही चाहिए, राइट? सो वेयर इट इज रिटन? आर्टिकल नंबर 131. Write down article number 131. Article number 131. What does 131 talks about? Original jurisdiction of Supreme Court. That if something goes between the constituent parts, who will keep the check? By the Supreme Court of India. And it is the original jurisdiction. देखो, there are ना two kinds of original jurisdictions. One is original jurisdiction. Other is? हाँ जी? एपिलिएट और ओरिजिनल का तो बहुत ज्यादा वो फर्क है, मतलब इट दे आर तो अपोजिट इन नेचर. देयर आर टू थिंग्स व्हिच यू पीपल माइट कंफ्यूज विद. वन इज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, अदर इज एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन.
ओरिजिनल मतलब ये होता है कि भाई अगर कुछ भी हो गया तो आई हैव टू गो टू whom in the first instance. In the first instance, to whom I can go, that is the original jurisdiction. So if I talk about fundamental rights, it is the original jurisdiction of whom? Supreme Court. It is original jurisdiction of both. Writs for fundamental rights can be given in High Court as well as Supreme Court, so it is original jurisdiction. But is fundamental rights the exclusive jurisdiction of Supreme Court? No, it is coterminous with High Court. Understood? Now, in case of this center state disputes, it is Supreme Court's which jurisdiction? Original. Yes or no? Yes. But is it exclusive? Yes. It is exclusive as well as original jurisdiction. First, अगर कोई भी किसी सेंटर स्टेट को आपस में प्रॉब्लम है, where they will go? To Supreme Court. Can they go to any other court? No, only Supreme Court. That is exclusive jurisdiction. चलिए, अगला लिखो कि भाई अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है सेंटर स्टेट को लेके which is pre-constitutional in origin and now it has to be dealt, it will be dealt under which article? 143. It will be dealt under 143, not under 131. ठीक है, because 143 is what? Presidential reference. और कब मांगेंगे? या तो कोई लीगल मुद्दा है या फिर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, और दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना बाइंडिंग है या नहीं है? बाइंडिंग नहीं है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन में देना पड़ेगा एंड दूसरे में देना नहीं पड़ेगा. इज इट बाइंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट? नो नो नो, नॉट द केस. विल डील इट लेटर इन सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन. अभी के लिए 143 याद रखो. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल वाले कोई भी डिस्प्यूट होंगे डेल्ट अंडर 143. प्रेजेंट डिस्प्यूट्स हैं डेल्ट अंडर 131. राइट? अगर कोई ऐसा मुद्दा है सेंटर स्टेट का, राइट, जैसे फॉर एन एग्जांपल अंडर आर्टिकल 262 एंड 263 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आ जाते हैं. किसमें? प्रेजेंट 131 जो हमने ऊपर लिखा. लेट्स से 262 एंड 263 में इफ देयर इज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, व्हाट इज द मैंडेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कि भाई देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट? ट्राइब्यूनल. And under this Supreme Court's original jurisdiction has been excluded. पानी का कोई मुद्दा है तो हमने उसके लिए स्पेशली 262 के अंदर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना दिया है. So you go there. You cannot go to Supreme Court, but still states go. सुना है ना, कावेरी का मुद्दा Supreme Court will be giving the verdict. How they can go then? Challenging the verdict itself. The original dispute cannot go. If today on Kaveri two states have a problem, they will first register their problem in tribunal. That tribunal will give them some verdict. That verdict can be challenged in Supreme Court. So Supreme Court cannot have original jurisdiction in water disputes. ये भी सेंटर स्टेट या इंटरस्टेट रिलेशंस को लेके याद रखिएगा. चलिए जी, आर्टिकल 143 का क्वेश्चन है. I didn't get you. क्या बोल रहे हो? The article 143 you said presidential reference. What is the question? I didn't hear. Article 143. Did I say some question in 143? Pre-constitutional issue of legal state. अच्छा हाँ, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई डिस्प्यूट चल रहा है सेंटर स्टेट्स के बीच में या कोई भी ऐसा ओरिजिन का है, दैट विल बी डेल्ट अंडर 143. इट इज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ, बिकॉज सम स्टेट्स are still, for an example, this will not be applying today, we have resolved everything. For example, privy purse है ना, तो privy purse was the thing which was there before inception of constitution, right? तो वो कब जाके abolish हुआ? 76 तक. तब जाके किसी स्टेट का कोई मुद्दा आता कि भाई ये हमें privy purse प्रॉमिस करा था, now they are not paying us, that will not be dealt under 131 but 143 because it was a pre-constitutional obligation. ठीक है, चलिए ये हम सब करेंगे when we are doing Supreme Court, अभी मत टेंशन. चलिए, राइट ऑन डॉक्ट्रिन्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मेक अ हेडिंग, डॉक्ट्रिन्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू adopted by judiciary. Doctrines of judicial review adopted by judiciary. हाँ सच, ठीक है. In the interpretation of लिस्ट जो हमने ऊपर करा, 7th शेड्यूल को लेके सख्त हिदायतें हैं जुडिशरी को कि भाई हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट.
and what doctrines you can use here, right? Why strict provisions have been given to the judiciary? Doctrine of separation of powers. Under Article 122, judiciary cannot interfere into what? Executive or legislature. Judiciary cannot interfere into what? Legislative procedure of parliament. And this is legislature matter. Okay, so that's why different doctrines will be used. Right on first doctrine, presumption in favor of constitutionality of law. Presumption in favor of constitutionality of law. What do you mean by presumption in favor of constitutionality of law? Sir, will stop judicial activism and judiciary has to act within restraints. We can say this, but इसमें लिखो no suo motu review. खुद ही नहीं कि भाई पार्लियामेंट कर रहा है तो मैं खुद ही करने लग जाता हूं, है ना? ऐसा नहीं. No suo motu review. This means no suo motu review. Presumption in favor of constitutionality of law. मतलब इसका ये है, जुडिशरी विल नॉट suo motu investigate into the matters of the list कि भाई are they doing right or not. If someone files a case, then you have a prerogative to do that. No suo motu. यहाँ लिखो no suo motu judicial review of law. No suo motu judicial review of law. आगे लिखो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. Have you done doctrine of severability? What is it? Only that part. Only that part. So the intentions of the judiciary should be कि भाई even if someone is filing the complaint and now it is must for us to go into the judicial review, their intention should not be to nullify the law itself. They should do what? Only chuck out the part which is violative of anything which has been challenged. That is doctrine of severability. ठीक है, समझ में आया? नहीं. Vikram, it is like, for an example, if you are writing some question and I don't like it, I should not put a cross. I should only tell you that introduction is not right, you should please replace it. It is severability. Not crossing it on the own. ठीक है? चलो आगे लिख लो दो doctrines which we have done in the previous classes, colorable legislation and pith and substance. Doctrine of colorable legislation and pith and substance. Colorable legislation means something that cannot be done directly, it should not be done indirectly also. Example, Aadhaar being passed as a money bill. So government in 2017 did not have a majority to pass Aadhaar as ordinary bill because ordinary bill will require the majority in both the houses. Government just had the majority in Lok Sabha and hence it said that Aadhaar will be a money bill. And money bill mein who needs the power? Only Lok Sabha powers are required, which government had. So this is doctrine of colorable legislation. Now judiciary, in order to avoid colorable legislations, should adopt the doctrine of pith and substance. What is pith and substance? Not just looking into the name, but also searching out the intentions. Not just seeing that government has passed Aadhaar as a money bill, but what were the intentions of the government in passing Aadhaar as a money bill? So all these doctrines have to be used by judiciary while interfering into the matters of center-state relations. Clear, Sandeep? Chal. आगे लिखो सब्जेक्ट वाइज ज्यूरिसडिक्शन. मेक अ हेडिंग सब्जेक्ट वाइज ज्यूरिसडिक्शन. सब्जेक्ट वाइज ज्यूरिसडिक्शन. Tia bache, in combative there can be tussle between two states, there can be tussle between center state also, anyone. End goal of combative federalism, destruction. Nothing is end goal of combative federalism. It's a negative connotation. Combative federalism will always lead into destruction of the nation as a whole. चलिए चलो सब्जेक्ट वाइज ज्यूरिसडिक्शन में देयर हैव बीन सम थिंग्स व्हिच यू नो. सबसे पहले तो इफ यूपीएससी गिव्स यू अ स्टेटमेंट कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनली, है ना, और अगर हम क्रक्स निकालें कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज इंस्ट्रक्टेड टू द सेंटर टू यूज द रेजिडुअरी पावर्स इन अ लिमिटेड सेंस. यस और नो? Constitutionally, it is mandated for the center to use the residuary powers in a limited sense. Yes. पहला लिखो, limit the scope of residuary powers.
और लिमिटेड स्कोप ऑफ रेजिडुअरी पावर्स। बिकॉज पता है क्या होगा, अदरवाइज वॉट एवर थिंग विल कम, है ना, लेट्स से एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर में नाउ वी आर हैविंग द एक्टिविटीज लाइक एक्वाकल्चर, हाइड्रा कल्चर, ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, राइट? सो अंडर हुज प्रेरोगेटिव इट विल फॉल? सेंटर बोलेगा भाई ये तो मेरा है, बट एग्रीकल्चर इज अ स्टेट लिस्ट, हेंस देयर शुड बी लिमिटेड स्कोप ऑफ रेजिडुअरी पावर्स। अगला लिखिए, फिर क्वेश्चन आ गया जी कि भाई ठीक है, स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट्स की चलेगी, सेंटर लिस्ट के ऊपर सेंटर की चलेगी, बट व्हाट अबाउट कॉन्करेंट लिस्ट? तो उसके बारे में भी देयर इज अ क्लैरिटी, लिखो, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट इन द कॉन्करेंट लिस्ट, इज इट अ नॉन फेडरल फीचर ऑफ इंडिया? It is a federal because we are a asymmetric federalism. ऐसे हम सारे को यही मानेंगे। अगर गलत होता तो हम नलीफाई कर देते आज तक। मानेंगे नहीं, अगर गलत करना होता सुप्रीम कोर्ट नलीफाई कर देता। चलिए आगे, इन कॉन्करेंट लिस्ट जितना भी यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म में सब आ जाएगा इसमें। हाँ, सब असिमेट्रिक के अंदर है, जो भी आपको नहीं, मतलब देखो जहां पे हमें जस्टिफाई करना है कि भाई एक बंदे के पास ऐसी चीज है, दूसरे को तुम क्यों नहीं दे रहे, क्या ये गलत है? नहीं, वी आर अ सिमेट्रिक मॉडल, इट इज राइट इन इंडियन सेंस, ठीक है। बट अगेन फॉर एन एग्जांपल, आंध्र प्रदेश, आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था, व्हाट डज इट वांट, कि भाई अगली जो इलेक्शंस होंगी, द पार्टी इज गोइंग टू फाइट ऑन व्हाट, गिविंग स्पेशल स्टेटस टू आंध्र प्रदेश। वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट हैज टू बी अ रैशनल चॉइस, वो रैशनली विचार करके हमने देना है, बट इफ गिवन इट इज नॉट अ नॉन फेडरल फीचर, इट कैन बी गिवन, ठीक है। दिस इज देयर। पंजाब आल्सो वांट्स अ स्पेशल स्टेटस, एवरी स्टेट वांट्स अ स्पेशल स्टेटस। चलिए उसके बाद राइट डाउन, इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी, इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी, in case of inconsistency, law made by the union shall prevail. हाँ जी, हाँ, if on any subject there are two laws of union also, center also, oh sorry, state also, center also. Now only one exception is there, यहां पे यूपीएससी पॉइंट फंसा सकता है। हाँ नहीं भाई, साइंस इट तो वो बन ही गया, फिर तो यूनियन का आएगा ही आएगा। रिजर्व्ड फॉर असेंट, नॉट साइंड, रिजर्व्ड फॉर असेंट लिखो। वेयर स्टेट लॉ शैल प्रिवेल्स, वेयर स्टेट लॉ शैल प्रिवेल्स, बाकी सब जगह यूनियन का प्रिवेल, वन एक्सेप्शन टू दिस, वेयर स्टेट लॉ शैल प्रिवेल। राइट डाउन, इफ अ बिल इज रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, if the bill is reserved for the consideration of president, बस इतना ही। now the next part which is written wrong in some books, ठीक है, कि भाई the bill is reserved for the consideration of president or it has received the assent, अगर assent receive हो गया then तो फिर लॉ ही स्टेट का है, वो फिर तो वो प्रिवेल करेगा ही, बिकॉज यूनियन का लॉ ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर दो मैटर्स हैं, उन दोनों के ऊपर दोनों का लॉ है, तो कौन प्रिवेल करेगा? यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। नाउ इफ देयर इज नो लॉ एंड समवन हैज इनिशिएटेड द एफर्ट एंड इट हैज गॉन टू द प्रेसिडेंट, इट इज रिजर्व्ड फॉर कंसेंट, वो बोल रहे हैं कि भाई किसकी बात माने, स्टेट्स बोल रहे हैं भाई हमारी बात मान लो, बिकॉज हमने बना के भेजा हुआ प्रेसिडेंट तक। नाउ इट इज जस्ट वेटिंग, दैट इज डिफरेंट मैटर कि आपके गवर्नर ने उसको प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया एंड वी आर वेटिंग फॉर द प्रेसिडेंशियल असेंट, है ना, उस मामले में स्टेट्स की मानी जाएगी। एंड वंस द प्रेसिडेंट गिव्स द असेंट, तो वो तो स्टेट्स का बिल बन ही गया, फिर उस मामले में लॉ किसका है? स्टेट का। देन ऑल्सो स्टेट लॉ शैल प्रिवेल। तो इसको समझो ऐसे, व्हाट इज रिटन इन द बुक्स इज रिटन रॉन्ग बट टेक्निकली राइट, उसकी समझ आपके दिमाग में होनी चाहिए एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। लिखो अभी, कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड हैज रिसीव्ड द असेंट, एंड हैज रिसीव्ड द असेंट, और इसके नीचे बड़ा बड़ा करके स्टार मार्क करके लिखो, नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग द अबव, नॉट विद स्टैंडिंग द अबव, यूनियन लॉ शैल प्रिवेल। अगर ऊपर वाला कुछ नहीं हो रहा, फिर यूनियन का लॉ ही चलेगा।
then definitely union law will prevail, definitely. वो जो हमने I just forget your name, what's your name? हाँ हर्षित, वो जो हमने ऊपर लिखा था that supremacy of parliament in concurrent list, if union law is already there on it, it can be either on concurrent list only, है ना, तो then union will prevail automatically. इसका कुछ federalism से लॉजिक बैक नहीं है क्या? किसका? प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख दिए, यूनियन को बाईपास कर दिया, तो यूनियन से बच नहीं, there is no such linkage, just remember these facts. See, ये स्टेट लॉ बनने के बाद मतलब प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया, तो स्टेट लॉ बनने के बाद सेम सब्जेक्ट पे यूनियन का लॉ बना, तो अगेन यूनियन then union law will prevail. But if the matter is in the concurrent list, it's not that कि भाई state law is there and then center you are making any model law, that model law will prevail over state list. नहीं, never. Because center का क्या काम है, जो हमने बोला, center what it does is, जिस मामलों में वो normal routine subjects पे नहीं बना पाता law, उसका एक model law बना देता है and tell the states कि भाई you follow. हवाला क्या दे देता है कि आई एम मेकिंग अ मॉडल लॉ, दिस इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट एंड हेंस ऑल द स्टेट्स नीड टू बी कंसिस्टेंट इन दिस लॉ, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए स्टेट लॉज में, इस वजह से आई एम गिविंग द मॉडल लॉ, सो दैट मॉडल लॉ विल नॉट प्रिवेल. ठीक है, अगर कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, पार्लियामेंट हैज द पावर, फिर पार्लियामेंट का ही है वो लॉ. चलिए जी जी बताइए. इफ अ बिल इज रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, I'll explain you after the class. ठीक है. Read on next, territorial jurisdiction. Territorial jurisdiction. हाँ जी. Territorial jurisdiction मतलब पहले हम कर रहे थे कौन कहां पे लॉ बना सकता है. अभी what we are doing, जिसने लॉ बनाया वो कहां तक चलेगा. Territorial jurisdiction. Understood? Right. चलिए. First state. पहला लिखो state. Where is the territorial jurisdiction? Only within the state, only within the state, only within the state. Union लिखो. Throughout the territory of union or throughout the territory of India. अच्छा, what is the difference between territory of state or territory of union and union territory? एक एक करके विक्रम. Territory of union and union territory. All over India, what will come under it? हाँ, you are right. All states, territories, then union territories, then we acquire in the future. ठीक है, all these, but union territories are only that one constant which you said, union territory. ठीक है. Now here the correct word would be jurisdiction goes till territory of union. Territory of union सब जगह, चाहे वो स्टेट की टेरिटरी या यूटी की टेरिटरी या प्लस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल also. Extra territorial also. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब इफ वी हैव मेक अ लॉ, फॉर एन एग्जांपल हमारा यहाँ पे एम्बेसी एरिया है, वो एम्बेसी किसका पार्ट है? इंडिया का नहीं, फॉरेन कंट्री का, ऐसे हमारे भी हैं. ठीक है, सो दैट इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सेस. और EEZ 200 नॉटिकल माइल्स तक, दैट इज आल्सो अवर एरिया. ठीक है, ये सब होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आल्सो. जी में दिमाग में बार-बार घूम रहा है, आप क्लियर कर दीजिए ना. क्या कि वो कहते हैं जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है उसमें बाइंडिंग होता है देना, और जो इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं पब्लिक मैटर के उसमें नॉट बाइंडिंग होता है. हाँ, एंड प्रेसिडेंट जी के लिए दोनों में से मानना, नथिंग इज बाइंडिंग. सुप्रीम कोर्ट के लिए एक चीज में बाइंडिंग होता है, इसका तुम लोग डायग्राम ड्रॉ ही कर लो अगर ज्यादा दिमाग में आ रहा है तो तुमने 10-15 मिनट से पूछ लेते, अभी तक सोच रहे हो उसके बारे में. 143 के अंदर देयर आर टू थिंग्स. वन, देखो प्रेसिडेंट जी इज एग्जीक्यूटिव, बट प्रेसिडेंट के दिमाग में भी आ सकता है ना इसका लीगल सॉल्यूशन क्या होगा, तो उस मामले में द लीगल बॉडी वी हैव इज सुप्रीम कोर्ट. तो प्रेसिडेंट जी सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे लीगल, या
कुछ ऐसा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा जुडिशियल वर्डिक्ट अपना विजडम है, सो यहाँ पे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी पूछ लेंगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भाई जब प्रेसिडेंट जी पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, इज इट बाइंडिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू गिव प्रेसिडेंट द रिप्लाई ऑल्सो? सो इन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इट इज मस्ट, यहां पे इट इज दे भी सकता है, मना भी कर सकता है, ठीक है। देन डिसीजन तो दे दिया, किसको दिया? प्रेसिडेंट को। देन इट कम्स ऑन प्रेसिडेंट कि भाई मानना है या नहीं मानना है। दोनों मामलों में इट इज ऑप्शनल फॉर हिम, मानना है नहीं मानना उसकी मर्जी है, राइट। सो ओनली वन बाइंडिंग क्लॉज यहां पे है वो। चलिए लेट्स मूव अहेड। चलिए आगे एक डॉक्ट्रिन लिखो, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। ये सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन दिया है ओनली विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स, कि भाई वैसे तो स्टेट्स का लॉ कहां तक रहेगा? विद इन द टेरिटरी, बट इफ देर इज एनी सफिशिएंट नेक्सस, नेक्सस का मतलब है कि भाई कोई कारण ऐसा है, नेक्सस हियर मींस अ रीजन, if there is a sufficient reason, so in that cases the jurisdiction of territorial jurisdiction of state can be extended also, under which? Under doctrine of territorial nexus, ठीक है। चलिए आर्टिकल लिख लो, 245 से आया है ये, 245 से, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। तो जैसे इसमें क्वेश्चन आता है कि स्टेट्स डू नॉट, मतलब स्टेट्स का टेरिटोरियल नेक्सस नहीं है। स्टेट्स हैव टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन विद इन देयर स्टेट। तो अगर साथ में ऐसे क्वेश्चन है कि इन एनी सर्कमस्टेंस, तो विल दैट बी करेक्ट और नॉट? नहीं, एनी सर्कमस्टेंस इज नॉट करेक्ट because of doctrine of territorial nexus under 245. Only within the state का, हाँ? अगर वो only within the state है क्या उसके पास, तो मैं ये हाँ only within state, yes। देखो देखो देखो, still one more thing, don't ever consider exceptions as reality. Exceptions are exceptions in nature. अभी states का territory में पूछूं भारत में कहां तक रहता है? The answer is only within the territory of the state. Exceptionally under territorial nexus it can be there. तो अगर पूछे इन नो केस द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट लॉज कैन बी इंक्रीज्ड, इट इज रॉन्ग। बट अगर नॉर्मल स्टेटमेंट दे कि भाई टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट्स रिमेन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यस करेक्ट, नो प्रॉब्लम इन दैट। अच्छा, इंडिया हैज अ राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, यस और नो? अगर मैं बोलूं कि भाई इंडिया हैज और इंडिया प्रोवाइड्स इट्स पीपल द राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो? है ना? तो देन विल यू मार्क इट स्टेटमेंट रॉन्ग बाय साइटिंग के अंडर आर्टिकल 361 देयर आर एक्सेप्शंस टू इट? नो, दैट इज अ जनरल रूल। एक्सेप्शंस को जनरल रूल मत मानो, ठीक है। अगर उसने फिर एक्सट्रीम दे दिया कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, देन इट इज रॉन्ग बिकॉज वी हैव एक्सेप्शंस टू इट, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, राइट टू इक्वालिटी कैन नेवर बी वायलेटेड इन इंडिया, नहीं, वी हैव एक्सेप्शंस टू इट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ गिव्स अ परमिशन। चलिए जी आगे लिखिए जी मैम। टू केसेस वो क्राइटेरिया, एक तो एक रिलेशन होना चाहिए टेरिटोरियल नेक्सस के लिए, एंड दूसरा इज सब्सटेंशियल प्रेजेंस होना चाहिए इन दैट स्टेट। तो आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या है उसका? लाइक देखो, डोंट डिवेल इनटू दिस इज पीएसआईआर सब्जेक्ट। द बात ये होती है कि भाई the exact verdict which Supreme Court gave with respect to 245 or territorial nexus was that it can be extended if a sufficient relation is proved between state and a object. The keyword here is not between two states or something, state and an object. कि भाई अगर उस स्टेट का उस ऑब्जेक्ट के साथ आप लोग ये जस्टिफाई कर दोगे कि भाई हमारा रिलेशन है उसके साथ कुछ ना कुछ, then it can be applied also. Even that person, that मान लो पंजाब का है, that person has done something and is sitting in Haryana. So if you are able to prove a nexus between both of these things, कि भाई जो हम लॉ लेके आए हैं और वो बंदा, दोनों के बीच में नेक्सस है, then it will be applied, otherwise no. But don't dwell into it, UPSC ये नहीं पूछेगा। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन ये आ सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट? और रिलेशन में भी ये नहीं होगा, वहां पे होगा सेंटर स्टेट इंटर स्टेट, यस दैट, सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट रिलेशन। आगे आ जाइए, लिखो एक और आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 261
आर्टिकल नंबर 261. This is exception to doctrine of territorial jurisdiction. This is exception to doctrine of territorial jurisdiction. देखो पॉलिटी ना इज वेरी माइन्यूट. अभी हमने जैसे लेट्स से दिस इज अ बेस, ठीक है. दिस बेस इज व्हाट, कि भाई स्टेट्स का जो लॉ है उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का जो बेस लाइन है वो ये है. वो इससे बढ़ाई भी जा सकती है बाय डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, वो कम भी करी जा सकती है अंडर आर्टिकल 261. ठीक है. इट कैन बी रिड्यूस्ड ऑल्सो अंडर आर्टिकल 261. हाउ इट विल बी रिड्यूस्ड, राइट डाउन. पब्लिक एक्ट्स कॉमा रिकॉर्ड्स, public acts comma records and judicial proceedings of union and every other state is to be given full faith and credit, throughout the territory of India. What does it mean? Let's say in Punjab and Haryana High Court, or let's take another example. Let's first consider Supreme Court. Is right to internet has been declared fundamental right by Supreme Court of India? Which case? Kerala. Which case? High Court. आप लोगों ने एक बात पे राग करो. यू पीपल सेड सुप्रीम कोर्ट ने दिया. आई एम आस्किंग द केस. बस केस नाम बताओ. 5 Mashireen case is not Supreme Court's case. Supreme Court has not told up till now. You people confuse it with Anurada Basin case. In Anurada Basin case, Supreme Court said right to do business via the medium of internet is a fundamental right, not right to internet itself. राइट टू इंटरनेट अगर आज तक किसी ने दिया है और वो सारे देश में माना जा रहा है, दैट हैज बीन बाय केरला हाई कोर्ट अंडर 5 Mashireen केस. तो केरला हाई कोर्ट, केरला के किसी हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है ना. नाउ कैन अ पीपल और अ पर्सन ऑफ पंजाब क्लेम राइट टू इंटरनेट? यस, अंडर 261. लेकिन स्टेट लॉ तो है नहीं. कैन ही डू इट? यस, इट कैन डू इट. तो मतलब हम बेसलाइन से नीचे आ गए. स्टेट का टेरिटोरियल कितना है वो फिर से डिक्रीज भी हो सकता है. अंडरस्टूड, राइट? इंक्रीज कैसे हुआ? तो पंजाब का तो डिक्रीज हुआ. वी आर सीइंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पंजाब. नहीं, नो प्रॉब्लम इन दैट. फॉर एग्जांपल देखो, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स बोथ आर कंसिडर्ड टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड. कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? यूजुअली व्हेन वी फाइट अ जजमेंट और व्हेन वी फाइट अ केस इन द कोर्ट, है ना, तो हमें कुछ एविडेंसेस प्रेजेंट करने होते हैं. इन दोनों हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के जो वर्डिक्ट हैं, दे आल्सो एक्ट एज प्रूफ. तो वहां पे पंजाब वाला बंदा अपने हाई कोर्ट में जाके बोलेगा कि भाई केरला हाई कोर्ट हैज गिवन इट, यू आल्सो गिव मी, एंड इट कैन नॉट डिनाई. फिर अगर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया, नो मैटर व्हाट, इफ केरला हैज गिवन वी विल नॉट गिव यू, then the matter will go to Supreme Court, then it will be on the Supreme Court to decide. ठीक है, चलिए समझ में आया आर्टिकल 261? एनी डाउट्स अप टिल हियर? एनी कंसेप्चुअल डाउट? जी, he can raise anywhere, no problem in that, because judgment of high court, any high court of India is court of record. चलिए, नाउ मेक अ हेडिंग सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस. सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस, ये तो था बेसिक्स. अब वी आर स्टार्टिंग विद लेजिस्लेटिव रिलेशंस. सो टू अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट राइट कंसर्न्स ऑफ स्टेट्स. क्या कंसर्न्स हैं स्टेट्स के लेजिस्लेटिव रिलेशंस में? व्हाट आर द कंसर्न्स डू द स्टेट्स हैव? पहला, गवर्नर कैन
यहां से ये स्टेटमेंट एज इट इज भी रटते रहना इन सिलोस में, ठीक है। गवर्नर कैन सेंड द बिल, गवर्नर कैन सेंड द बिल, गवर्नर कैन सेंड द बिल, नहीं सेंड नहीं, सॉरी, रिजर्व एनी बिल, गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल फॉर प्रेसिडेंशियल रिकंसिडरेशन और फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। तो इसमें स्टेट्स को प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट्स डोंट हैव प्रॉब्लम इन दिस। ब्रैकेट में एक चीज लिखो जहां से स्टेट्स को प्रॉब्लम है, नो टाइम लिमिट फॉर कंसिडरेशन, और वो पॉकेट वीटो बन जाती है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बात बताओ, डू गवर्नर्स गॉट पॉकेट वीटो? Under Article 200 of the Constitution, does governor got pocket veto? He has only 3 powers: give assent, withhold assent, and suspensive. No pocket veto is there. Then governor wants to have a pocket veto. How does it have it? Via this method. 201 के अंदर प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कर देता है, ठीक है। So this is the problem, number 1 challenge in center state relations. और ये मेंस वाले भी ध्यान रखना, these are points for your mains. What are the challenges in center state relations? First challenge. Second, सेंटर स्टेट रिलेशंस। आगे लिखिए, सेकंड प्रॉब्लम इज कि भाई हमने बोला वी हैव असिमेट्रिक फेडरलिज्म, है ना, तो उस मामले में यूनियन कैन डू व्हाट, कैन एनी टाइम इंटरफेयर इनटू द स्टेट्स, एंड दैट इज नॉर्मल प्रोसीजर, नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी हम यूनियन को पूरी पावर्स ही दे देते हैं, उसका रीजन असिमेट्रिक फेडरलिज्म नहीं है, that can be justified by asymmetric federalism, but reason is something different, right? Now the problem is, even in normal circumstances union can interfere into the state list. This is the problem. Write down how it can. Number 1, article number 249. What does article 249 says? If Rajya Sabha passes a resolution in national interest, then Parliament can make a law on state list also. If Rajya Sabha passes a resolution, if Rajya Sabha passes a resolution in the national interest, which majority does it require? 2/3 क्या? 2/3 of the members, बस 2/3 of members present voting. Remember in special majority we did 3 types. Type 1 special majority is this only. करा था ना, 2/3 member present voting, then 2/3 member present voting plus 50% plus 1 of total strength of the house, and then 2/3 of the entire strength of the house, impeachment of president. The first kind, 2/3 of the member present and voting, is this only majority. यही है राज्य सभा वाली. Which is the another place where this same majority is used. 312 creation of all India services में भी यही majority use होता है. So we have 2 places of center state relations, all India services, another bone of contention of center state. दोनों के में we have same majority being used, right? चलिए, इसके बारे में ना आर्टिकल 249 के बारे में आई पर्सनली फील कि यूपीएससी कैन आस्क का आंसर, है ना, क्वेश्चन. इट हैज नॉट बीन आस्क्ड इन द रीसेंट ईयर्स, पूछा नहीं है, बट एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है. इट इज अ लूपहोल एरिया, शायद अगले साल पूछ ले. सो वी विल डू 249 इन डिटेल, व्हिच इज नॉट देयर इन द नॉर्मल बुक्स, ठीक है. What is the only safeguard in article number 249? क्या safeguard है article 249 में? Wonderful, only in national interest. पहला safeguard लिखो, safeguard is equal to only in national interest. कि भाई पार्लियामेंट को अलाउ करा जा सकता है राज्यसभा द्वारा पास करके ये, बट राज्यसभा वो कभी कर सकता है only in the cases of national interest, nowhere else. Second, majority tough दे दी इसके लिए, 2/3 of the member present and voting. एंड थर्ड लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनेगा डबल स्टार मार्क करके, इट्स नेचर. इट्स नेचर, इट्स टेम्परेरी इन नेचर. इट्स टेम्परेरी इन नेचर.
इट्स टेम्परेरी इन नेचर, एंड एक बार आ जाएगा तो कितने टाइम के लिए रहेगा? 1 year एट अ टाइम. रेजोल्यूशन स्टेज फॉर 1 year एट अ टाइम. रेजोल्यूशन मतलब कि भाई कितने टाइम तक पार्लियामेंट को परमिशन है, 1 साल तक. उसके बाद पार्लियामेंट अगर उसके लिए लॉ ले आया, वो लॉ कितने टाइम तक रहेगा? 6 months तक. 2 things you have to remember. ठीक है? If Rajya Sabha passes a resolution in national interest, resolution has been passed. This means Parliament has got a permission to make a law within which time? 1 year. After 1 year, it cannot do it. But once Parliament makes a law, that law will stay for what time? 6 months. ठीक है? देखो, validity of the law made under the resolution. Validity of the law made under the resolution is equal to 6 months from the date. 6 months from the date resolution ceases to operate. 6 months from the date resolution ceases to operate. हाँ 1 year जी. तो टोटल टाइम, मैक्सिमम टाइम कितना हो गया फिर? मैक्सिमम, हाँ 1.5 years. 1.5 years. चलो एक सीसैट का सवाल. सपोज रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय राज्यसभा, ठीक है, ऑन 1st January. So you have to suppose that resolution was passed by Rajya Sabha on 1st of January. Mentally solve करना सब लोग ये, ठीक है? And Parliament has made a law on 1st September. Parliament has made a law on 1st September. What is the maximum time till which the law will be ceasing to operate? सोचा करो, बजर मत दिवाए, सोचो पहले. Think about it. What is the answer? ये सब अपने दिमाग में करके आंसर बताओ. टेल मी द नंबर ऑफ मंथ्स. कितने? 3. डू द कैलकुलेशंस, फिर बोला करो. थिंक बिफोर स्पीकिंग एंड रेज योर हैंड्स बिफोर स्पीकिंग. आई एम आस्किंग कितने मंथ्स तक वो लॉ रह सकता है? ठीक है, 12 months, 13 months. राज्यसभा passes a resolution on 1st of January and a law has been made on 1st of September. कितने टाइम के लिए लॉ रह सकता है? You're pathetic with CSET also. हाँ जी, लॉ विल बी फॉर 15 month के लिए रहेगा 1 जनवरी से. लॉ और रेजोल्यूशन कुछ टेक्निकल अरे नहीं सर, वो तो 31st मई तक रहेगा. नेक्स्ट ईयर ऑफ 31st मई तक रहेगा. बाद वो हो जाएगा सर. फरवरी के लास्ट में, मार्च नहीं सर, फरवरी के लास्ट डेट तक रहेगा. तक रहेगा ऑफ द नेक्स्ट ईयर. कब तक रहेगा? 31st मई ऑफ नेक्स्ट ईयर. फरवरी के लास्ट या फर्स्ट मार्च. फरवरी लास्ट डे या फर्स्ट मार्च. मैं फरवरी लास्ट डे बोल रहा हूं. See, let's say this is a resolution. ठीक है, the resolution आई यहां से कब तक रेजोल्यूशन का टाइम है? 1st of Jan नेक्स्ट ईयर तक का. दिस इज टाइम ऑफ हाँ आंसर. अच्छा, 1st of Jan तक कितने महीने हो गए? 12 months. लेट से अगर ये यहां पे भी 31st को बनाता तो कब तक चलता? 30th of June तक. सो द डेडलाइन ऑफ लॉ इज 30th of June. अगर रेजोल्यूशन 1st of January इस साल आ गया है, सो इट हैज टू एनीवे एंड ऑन व्हाट डेट? 30th of June ऑफ नेक्स्ट ईयर. खत्म होना ही होना है, चाहे बनाएं चाहे ना बनाएं. इवन इफ इट इज मेड ऑन द लास्ट डेट, हैज टू एंड ऑन 30th of June ऑफ नेक्स्ट ईयर, क्योंकि टोटल टाइम, मैक्सिमम टाइम इज 1.5 year. तो इससे 1.5 year के बाद तो खत्म होगा ही होगा. नाउ वो आया कब है? सितंबर में. सितंबर से लेके 30th June तक कितने महीने हुए?
फिर आंसर इज 10 months. तुम लोग से सीसेट क्यों नहीं हो रहा? यू वर अबाउट टू से, हाँ बोलो. What have we discussed? एक बार रेजोल्यूशन पास करेगा कितने टाइम तक बना सकता है? 1 साल तक बना सकता है. अगर उसने जब भी बना दिया कितने टाइम तक रहेगा? एनी केस 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन सीज टू ऑपरेट. तुम मैक्सिमम केस ही मान लो कि भाई द रेजोल्यूशन वाज अबाउट टू सीज आफ्टर 1 year, लास्ट 365th डे पे सीज हो रहा है. उसने 365th डे पे बना दिया. कितना टाइम आगे चलेगा? 6 महीने और चलेगा. दैट इज 1.5 year. तो जनवरी 1 को बना तो अगले साल 30 जून तक तो एनी हाउ उसको सीज होना ही है. मैं बोल रहा हूं कि भाई रेजोल्यूशन जब आई उसके 8 महीने बाद लॉ बना तो कितना टाइम चलेगा? 10 months. आया समझ में? किस किस को आया? नहीं आया? पक्का? चलो आगे लिखिए. आर्टिकल नंबर 252. आर्टिकल नंबर 252. 30 जून कैसे 1 जून को नहीं खत्म होगा सर? 1 जून को कैसे खत्म होगा जी? सर 6 मंथ्स तो 1 जून को हो रहा है. 6 month 1 जून को हो रहा है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. जून को काउंट करोगे तभी जाके 6 month खत्म होंगे. लेकिन सर 1 जनवरी को भी तो आया है ना सर. तो 1 जनवरी से 12 महीने कब तक खत्म होते हैं? 1 जनवरी तक. 1 जनवरी तक. उसके बाद 1 जनवरी से 6 महीने कब खत्म होंगे? हाँ सर. 6 महीनों में कितने दिन होते हैं? 180. 180 दिन होते हैं. जनवरी से लेके 1 जून तक कितने दिन बने? 1 जन से 1 जून तक. हाँ तो 150 ही बस फिर इट विल 30th जून. चलिए आगे आर्टिकल नंबर 252. आर्टिकल 252 बोलता है कि भाई विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स यूनियन कैन मेक द लॉ. कि भाई अगर स्टेट्स कंसेंट दे देंगे तो यूनियन लॉ बना सकता है. दिस इज रिटन अंडर आर्टिकल नंबर 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स यूनियन कैन मेक अ लॉ. अच्छा, जहां पे भी हम लोग ये टर्मिनोलॉजी लिख रहे हैं ना, यूनियन कैन मेक अ लॉ, जस्ट अंडरस्टैंड यूनियन इज गोइंग टू मेक अ लॉ ऑन स्टेट लिस्ट ओनली. यूनियन के पास तो पावर है ही है, स्टेट लिस्ट की बात हो रही है, वेयर द प्रेरोगेटिव इज नॉट देयर. नाउ यहां पे कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन लिखो कि भाई मिनिमम 2 स्टेट्स शुड रेकमेंड और मिनिमम 2 स्टेट्स शुड गिव अ कंसेंट. एक स्टेट के कंसेंट से बात नहीं बनेगी. Second thing, if something like this has to be done, then state has to pass a resolution in their legislative assembly. If something like this has to be done or a permission like this has to be given to the parliament, they both have to pass a resolution in their state legislative assembly. ठीक है. Plus, if both houses are there, then both houses have to pass the resolution. मतलब किसी का काउंसिल भी है तो दोनों को पास करना है. इसमें लिखो व्हाट इज द यूनिक नेचर ऑफ दिस केस और व्हाट इज द यूनिक नेचर ऑफ दिस आर्टिकल. व्हाट इज द यूनिक नेचर ऑफ दिस आर्टिकल? राइट. एंड स्टेट्स कैन नॉट अमेंड और रिपील इट. States cannot amend or repeal it. And once, on the request of 2 states, Parliament has made such a law. Subsequent states, if they want to also be the part of the group, they can become by passing a resolution. Right? States cannot amend or repeal.
they are considered to be permanent laws of the state. They are considered to be permanent laws of the state. Other states can adopt it by passing a subsequent legislation. Historically, where it has been. नहीं, no question has not been even asked from legislative relations. आज तक पूछा ही नहीं उसने. It has not entered into that scope. चलिए आगे, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस. सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस. चलो, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? तो सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस का जो एंटायर थीम है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? व्हाट आर द कीवर्ड्स फॉर इट? इंटरडिपेंडेंस, इंटरलॉकिंग एंड सेंटर एक्टिंग एज अ बिग ब्रदर. यही तीन प्रोविजंस के ऊपर हमारे सारे के सारे फाइनेंशियल रिलेशंस बेस्ड हैं सेंटर स्टेट के, इन्हीं तीन प्रोविजंस के ऊपर. ठीक है. नाउ राइट ऑन व्हाट इज द स्कीम. स्कीम क्या है इसमें? व्हाट इज द स्कीम? तो चीज तो वही फॉलो होगी. ठीक है. सेंटर एक्टिंग एज अ बिग ब्रदर, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरलॉकिंग. एंड व्हाट इज द स्कीम? राइट ना. Scheme denotes horizontal imbalance and vertical imbalance. Horizontal imbalance and vertical imbalance. Now, ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं? Because if there is any philosophical question in center-state relations or even any trend is there, which is showing that there is an imbalance, तो do not become कि भाई our country is very idealistic, तो पैसों का हेर फेर कैसे कर सकते हैं? It is inherent in nature. It is there, right? चलिए आगे. Imbalance denotes gap in income and expenditure. Imbalance denotes gap in income and expenditure. अब देखो, जो हम इनकम इम्बैलेंस बोल रहे हैं ना, ये दिस इज इम्बैलेंस इन, हाँ मतलब पर किन के बीच में? नॉट बिटवीन टू स्टेट्स एज अ होल एंड सेंटर एज वन. ठीक है, ये समझ लेना दिमाग में. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डज दिस इम्बैलेंस कम्स? Center collects 60% of the total revenue and has to spend only 40% of the total expenditure and oppose vice versa in the case of states. ठीक है, लिखना मत लिखो. जो वो बोल रहा है, इट इज गुड टू राइट आंसर्स. हाँ लिखो, यूनियन हैज मोर रिसोर्सेस. यूनियन हैज मोर रिसोर्सेस प्लस द टैक्सेस व्हिच यील्ड मोर रेवेन्यू आर विद द यूनियन. तो अब ये क्यों, ये फिर से पॉइंट क्यों हमने लिखा है? टू हैव अंडरस्टैंडिंग. यू जस्ट नीड टू नो कि भाई जीएसटी इस साल हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन करके गया था, किसके पास होगा? यूनियन के पास. ऑल दीज क्वेश्चंस आर कंसेप्चुअल. ये आपका रट्टाफिकेशन कम करवाएगी ये चीजें. ठीक है. ऑल दोस टैक्सेस व्हिच हैव हायर यील्ड आर विद यूनियन. चलिए अब फिर से रीजन, इज इट जस्टिफाइड? Justified because we have also one more reason. बताओ, anyone? Center acts as a big brother, और big brother को क्या करना है? Regional imbalance reduce. तो इस वजह से उसने अपने पास अच्छे रिसोर्सेज रखे हैं. अगर सेंटर के पास ज्यादा पैसा नहीं होगा, so the states which need special provisions today, उनकी नीड सप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी. जिनको 90-10 चाहिए वो कैसे देगा? So the one theme, remember, cooperative federalism is a theme of India's financial relations, and it plays game on three things: interconnectedness, interlocking, and center acting as a big brother. Plus another reason लिख लो, India is a welfare state. India is a welfare state and has a goal of planning, and planning is always centralized in nature. और इंडिया फॉलो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग.
चलिए आगे मेरा हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स. So the first thing is both the governments get revenue, दोनों को रेवेन्यू मिलता है अपना अपना, राइट. नेक्स्ट, दोनों बोरो कर सकती हैं, कहां से? मार्केट से. बोथ कैन बोरो फ्रॉम द मार्केट. ये कॉमन पॉइंट्स लिख लो. बोथ गेट रेवेन्यू, बोथ कैन बोरो फ्रॉम मार्केट. एक्सेप्शंस करते हैं. बोथ कैन बोरो फ्रॉम मार्केट. थर्ड, स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो गेट ग्रांट्स इन एड. State governments also get grants in aid. मतलब raising loans है ना, raising loans. जैसे for an example, government releases G-Secs. G-Secs are bought by private people. This is what? This is funding only. Now, state governments get grants in aid. What is grants in aid? What is grants in aid? We always use this term. हम इसको हमेशा आधा यूज करते हैं. grants in aid, grants in aid of revenue, ये पूरा शब्द है इसका. अब मतलब भी ज्यादा क्लियर होगा. grants in aid of revenue, revenue तो है ही है, but they also get grants in aid of revenue. This is a complete term. We always use half, तो इस वजह से पता नहीं चलता. चलिए जी, उसके बाद लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस. तो बेसिकली यूनियन वाले जितने भी टैक्सेस हैं, दे आर मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट, है ना, बट दे आर नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर यूनियन. तो यूनियन में वी कैन नॉट हैव दिस क्राइटेरिया. एक लाइन में आपको दे नहीं सकता, वो रटने पड़ेंगे. नॉट रटने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे इंडिविजुअली, राइट. स्टेट में आई कैन गिव यू अ क्राइटेरिया. स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी टैक्सेस लगते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर लगाएगा, स्टेट ही उसे कलेक्ट करेगा और स्टेट ही उसे यूज करेगा. स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी टैक्सेस हैं. सो यू कैन राइट डाउन स्टेट लिस्ट. स्टेट लेजिस्लेचर विल लेवाय, स्टेट लेजिस्लेचर विल लेवाय. अच्छा, अगेन एक चीज समझ लो, इससे जाके घर पे ये नहीं करने बैठ जाना कि भाई मैं सारी स्टेट लिस्ट रट लूं, है ना. दिस इज फॉर व्हाट? लेट्स से कि भाई आपने किसी टेस्ट सीरीज में पढ़ लिया कि एंट्री नंबर दिस एंड दैट इज देयर इन द स्टेट लिस्ट, एंड आपको अभी दिमाग में ये भी साइमल्टेनियसली नॉलेज है कि भाई जो भी चीज स्टेट लिस्ट में है, स्टेट लेजिस्लेचर विल लेवाई, इट विल कलेक्ट, इट विल यूज. तो अगर फाइनल एग्जाम में आंसर ना निकल रहा हुआ, दिस इज नॉट अवर मेन वेपन, दिस यू हैव टू कीप इन द सबकॉन्शियस. अगर ना निकल रहा हुआ और फंस गया तो इस लॉजिक से निकाल लेना, बट इनको मेन वेपन नहीं बनाने लग जाना कि अगर मैंने आज क्लास में लिखा दिया कि स्टेट लेजिस्लेचर जितनी लिस्ट, तो लिस्ट जाके रटने लग जाओ. दैट विल बी डेट्रीमेंटल. ये है अगर क्लिक हो गया, वहां पे नहीं फंस रहा क्वेश्चन, दिस विल क्लिक. अंडरस्टूड? चलिए, चलो, कलेक्ट एंड यूज. चलो, उसके बाद पहले देयर वाज अ वेरी टफ मैकेनिज्म टू रिमेंबर, बट 101 अमेंडमेंट हैज सिंप्लीफाइड एवरीथिंग फॉर यू गाइस. ठीक है, तो अभी हमारे पास बहुत कम चीजें हैं विच वी हैव टू डू. So you can write distinction between union and states after 101 amendment. Distinction between union and states after 101 amendment. तो हम आर्टिकल वाइज ही करेंगे इसको, ठीक है. बेसिकली फाइनेंशियल रिलेशंस आर कंट्रोल्ड बाय विच आर्टिकल? अरे भाई, वो फाइनेंस कमीशन है. 267, 68, 69, 70 एंड 71, ये 5 आर्टिकल हैं जो फाइनेंशियल रिलेशंस कंट्रोल करते हैं. वो फाइनेंस कमीशन है. जब ये सब कुछ इकट्ठा कर देंगे ये 5 आर्टिकल, उसको डिवाइड कैसे करना है वो 280 बताएगा. ठीक है, दीज आर गोइंग टू हेल्प द सेंटर टू कलेक्ट इट. कलेक्ट करके यूज कैसे करना है वो 80 बताएगा. पहले कलेक्ट तो करो. चलिए, राइट ऑन आर्टिकल 268 फर्स्ट. जितना मैं बता रहा हूं उतना ही करना इसका, नथिंग मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड. इसके ऊपर क्वेश्चन आते भी नहीं है
क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पॉलिटी में नहीं आएगा, पॉलिटी वाला एस्पेक्ट हम ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन फंसेगा कहां पे, इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में फिस्कल पॉलिसी सच अ थिंग जो 2013 के बाद वो हट गया है पूछना, इधर इट इज वन क्वेश्चन और टू क्वेश्चन, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो उसके लिए जितना हम कर रहे हैं मोर देन सफिशिएंट, फंसना हुआ इसी में से फंस जाएगा, डोंट रिमेंबर लाइक 80 पेजेस। हम अपना फोकस किस पे रखेंगे, जिससे हर एक साल 5-6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मनी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड थर्ड इज बैंकिंग। 6 क्वेश्चन हर एक साल के पेपर में आउट ऑफ 14-15 आउट ऑफ दीज 3 टॉपिक्स। चलिए सबसे पहले लिखो 268 268 क्या है ये, स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी। सो स्टैंप ड्यूटी में यू नीड टू रिमेंबर कि भाई सबसे पहले लिवाइड बाय यूनियन, स्टैंप ड्यूटी इज बाय यूनियन, लिवाइड बाय यूनियन, कलेक्टेड बाय स्टेट, अप्रोप्रिएटेड बाय, अप्रोप्रिएट मतलब होता है यूज, यूज्ड बाय, अप्रोप्रिएट आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, अप्रोप्रिएट मतलब यूज ओनली, ठीक है, लिख लो ये कहीं भी, यूज्ड बाय स्टेट्स, लिवाइड बाय यूनियन, कलेक्टेड बाय स्टेट, अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट। हाँ आगे लिखिए, स्टैंप ड्यूटी इज लिवाइड बाय तो यूनियन, राइट, इट इज लिवाइड बाय यूनियन, इज इट डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, डज पार्लियामेंट डिसाइड्स एट व्हाट अमाउंट टू लिवाई, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, लिवाई पार्लियामेंट करता है बाय ब्रिंगिंग अ लॉ, बट व्हाट इज द नंबर दैट इज डिसाइडेड बाय फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाँ जी, in India nothing can be done without passing a legislation. So when finance commission gives them a number, it's just a recommendation. That recommendation has to be formalized by the parliament by bringing a law. Okay. For example, what amount of money has to be distributed between union and states is decided by different finance commissions. But then finally the parliament passes a appropriation bill and then that money is given. That is the, ठीक, चलिए आगे लिखे 269। टू 269 में पहले होता था, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए, सेल्स टैक्स, ठीक है। अब 269 में क्या है, जीएसटी, एंड 269 कैपिटल ए में क्या है, सर्विसेज वाला जीएसटी, ठीक है। आप लोग लिखिए, उसको सर्च करने दो। 269 कैपिटल ए में वी हैव सर्विसेज वाला जीएसटी। पहले सेल्स टैक्स का, अब क्या है, अब जीएसटी है इसमें, कैपिटल ए, हाँ जी, 9 कैपिटल ए में सर्विसेज, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, फिर डोंट वेस्ट टाइम, चलो आगे आगे लिखिए, imposed for interstate trade and commerce, imposed for interstate trade and commerce, in goods, हाँ 69 वाला गुड्स, 69 कैपिटल इज सर्विसेज, राइट। देखो आज के बाद मतलब वही, जिसको कोई डाउट है बाद में पूछो, इन दिस वे द सिलेबस विल नॉट बी कंप्लीटेड, ठीक है। इफ यू पीपल गॉट एनी डाउट्स, पहले वो वेरीफाई करो इट इज करेक्ट और नॉट, इफ इट इज देयर देन कम टू मी आफ्टर द क्लास, क्लियर, बिकॉज ऐसे सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। एंशिएंट के वी जस्ट गॉट 4 टेस्ट, एंशिएंट में कहानी तुम लोग फिर, क्योंकि कहानी सबके घर में चलती है एंशिएंट की, सम पीपल हैव कि भाई भारत आया ऋषभ जो थे जैन धर्म के, उनसे, कोई बोलता है कि भाई भारत आया भारत ट्राइब से, एवरीवन हैव डिफरेंट कॉनोटेशंस, आई हैव अ कॉनोटेशन व्हिच एनसीईआरटी सेज। सो उसमें इफ यू पीपल हैव एनी रिसोर्स
कि भाई उपेंद्र सिंह सर ये बोलते हैं, एनसीईआरटी ये बोलती है, दैट विल बी वेलकम्ड इन द क्लास. इफ यू हैव योर ओन ओपिनियंस देन आप वो मारना जो आपको सही लगता है, वो टिक करना. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ठीक है जी. चलिए आगे लिखो. जीएसटी में लिवाइड बाय यूनियन, लिवाइड बाय यूनियन. जीएसटी अगर लिवाई यूनियन करता है, कलेक्ट कौन करता है जी? सेंटर. कलेक्टेड बाय सेंटर. और फिर सेंटर करके इसको असाइन किसको कर देता है? स्टेट्स को. स्टेट्स को. चलिए उसके बाद आ गया सर्विसेज. इसमें लिखो लिवाइड बाय यूनियन, कलेक्टेड बाय यूनियन. Divided by union, collected by union, and divided between union and states. And divided between union and states. चलो अभी इकट्ठा हो गया जीएसटी, राइट. नाउ इकट्ठा करने के बाद व्हाट आई सेड, यहां पे हम इकट्ठा कर रहे हैं, बाद में हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट. तो गुड्स वाला तो सीधा ही स्टेट के पास जा रहा है. सर्विसेज वाला जीएसटी इज बीइंग डिवाइडेड, और डिवाइड करने का फॉर्मूला फिर से यहां पे कौन देगा? जीएसटी काउंसिल अंडर 279. ठीक है. तो वो डिवाइड करने वाली चीजें हैं 79 80 में. टैक्स वैक्स सारा इधर ही लगेगा. 68 69 70 71 67 आल्सो फॉर दैट मैटर. चलिए सो राइट डाउन. बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, between union and states according to formula approved by parliament but given by GST council. According to GST council ब्रैकेट में आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल. तो एक चीज और अपने एग्जामिनेशन के लिए, ये कुछ हर एक सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े होते हैं, कुछ भी चीज इंडिया में विदाउट ब्रिंगिंग अ लॉ अप्लाई नहीं हो सकती. एनीथिंग विच इज देयर फ्रॉम, विच इज वेरी सीरियस थिंग. ठीक है. देयर विल बी एक्सेप्शंस कि कुछ चीजें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो जाती हैं, वो आपको पता है कौन कौन से हैं. इफ देयर इज एनीथिंग यू डोंट नो, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए ही चाहिए. एंड कौन सा अप्रूवल चाहिए? पार्लियामेंट्री. व्हेन आई एम सेइंग पार्लियामेंट्री, दिस डज नॉट नेसेसिटेट अ लेजिस्लेशन. पार्लियामेंट आल्सो हैज एग्जीक्यूटिव, तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी हो सकता है. ठीक है जी. चलिए फॉर द 279, 280 इज फाइनेंस कमीशन, 279 इज जीएसटी काउंसिल. चलिए आगे लिखिए 270. 270 इसमें लिख लो टैक्सेस अदर देन 268 69. टैक्सेस अदर देन 268 69 कॉमा 269 कैपिटल ए एंड 271 एंड 271 जितने भी बचेंगे बाकी. ठीक है. इसके लिए जनरल थंब रूल है, राइट डाउन. लिवाइड बाय सेंटर, कलेक्टेड बाय सेंटर, एंड देन शेयरिंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन 280. तो 280 वाली इधर लगती है रिकमेंडेशन, एंड देन शेयर्ड अंडर. तो वो जो आप लोग देखते हो ना 59 41 58 42, वो यही है डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है जी. डिवाइड बाय सेंटर, कलेक्टेड बाय सेंटर, शेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ फॉर्मूला गिवन बाय फाइनेंस कमीशन. चलिए जी. उसके बाद लिखो 271. 271 271 271 is what? Cess and surcharge other than GST. Cess and surcharge other than GST. एंड इसमें बड़ा बड़ा करके लिख लो यूनियन ओनली. सब पावर्स यूनियन के इसके बीच में. लिवाई करेगा, कलेक्ट करेगा, यूज करेगा, एवरीथिंग दैट विल बी डन बाय यूनियन. चलिए. देन राइट ऑन कंसर्न्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. कंसर्न्स क्या है स्टेट गवर्नमेंट्स के? ये तो सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस हमने कर लिए. जी सर जी. हाँ जी.
यूनियन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। हाँ जी, सर नीचे से 271 में सर यूनियन ऑन 271 में यूनियन ओनली कहाँ पे लिखा है? दिखाई फिर से बोलिए एक बार। टैक्सेस अदर देन, ओके सॉरी नहीं, इट्स फाइन, चलिए चलो। राइट ऑन कंसर्न्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, कंसर्न्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। नो नीड ऑफ सॉरी इन दिस, जेन्युइन कंसर्न है, पूछो जितनी बार यू हैव डाउट्स आस्क मी, बट इट शुड बी जेन्युइन इन नेचर, ठीक है? वेरीफाई इट देन आस्क मी एनी टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम यू वांट। हाँ जी भाई, जेन्युइन होना चाहिए। हाँ बोलो। हाँ जी, हम लोगों को जो डेटा आता है पर मंथ का वो क्या मतलब कंबाइंड डेटा आता है, आपको कंबाइंड आता है जी। चलिए, कंसर्न्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। सबसे पहला कंसर्न तो स्टेट गवर्नमेंट्स को है अंडर आर्टिकल 268। हमें ये कंसर्न नहीं जानना, ये हम लिखेंगे मेंस में, बट हमें इससे समझना है प्रीलिम्स के लिए पॉइंट, ठीक है? सबसे डाउट, अच्छा हाँ, प्रीलिम्स में सबसे पहले आर्टिकल नंबर 268। नाउ प्रॉब्लम ये है कि भाई स्टैंप ड्यूटी आप लोगों ने देखा कौन लेवाई कर रहा है? यूनियन लेवाई कर रहा है ना? बट किसको पैसा जा रहा है? स्टेट्स को जा रहा है। तो प्रॉब्लम स्टेट्स को ये है कि भाई सेंटर ड्यूटी जब लगाता है किसी भी चीज पे तो बहुत कम लगा रहा है। दिस इज द फर्स्ट बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है? सो यू कैन राइट, इफ स्टेट हैड बीन लिवाइंग द ड्यूटीज, if state has been levying the duties, the rate would have been more and could have been resulted in more revenues, or simply लिख लो rates and revenues would have been more। prelims के लिए इतना ही चाहिए अपने को। चलो, उसके बाद 269 and 269 कैपिटल ए में rates and revenues would be more। 269 and 269 कैपिटल ए में हाइफन डाल के लिखो रेफर इकोनॉमी नोट्स। ये हम जब जीएसटी करेंगे ना वहां पे, तो जितने जीएसटी के नेगेटिव्स निकलेंगे वो सारे के सारे यहां के कंसर्न्स हैं। रेफर इकोनॉमी नोट्स, हाँ 269 एंड 269 कैपिटल, गुड्स वाला जीएसटी एंड सर्विसेज वाला जीएसटी। चलिए, उसके बाद लिखो आर्टिकल नंबर 271, उसमें आता है सरचार्ज। अभी प्रॉब्लम क्या है इसमें? ठीक है। So what happens is, since surcharge and cess are non-distributable, what union governments do, instead of increasing the taxes, they increase the cess and charge. If taxes would have been increased, तो taxes का तो शेयर जाना था अंडर फाइनेंस कमीशन डेवोल्यूशन, तो वो स्टेट्स को भी ज्यादा मिलता। Now वो taxes के रेट उतना ही रख रहे हैं, which is dividable, and बढ़ा रहे हैं cess and surcharge. This is another problem which is there. ठीक है? तो this is under 271। और लास्ट प्रॉब्लम 270 के बीच में, प्रीलिम्स पे तो कोई पॉइंट बनता नहीं है। स्टेट्स को बेसिकली चाहिए कि भाई हमें भी 50-50% दीजिए, बट प्रेजेंटली द डेवोल्यूशन इज 41%। चलिए, ये हो गया अपना। सेवेंटी वन के बाद 270 की डेवोल्यूशन प्रॉब्लम क्या है? चलो, उसके बाद लिखो इश्यूज रिलेटेड टू बोरोइंग। इश्यूज रिलेटेड टू बोरोइंग, issues related to borrowing। चलो, can states borrow from markets in India? Yes, but they cannot borrow from outside। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ये प्री के लिए याद रखना, स्टेट्स इन इंडिया कैन नॉट बोरो फ्रॉम द अब्रॉड, और बाहर वाली कंट्री से। तो बाहर वाली पे तो बैन ही लग गया, बट विद इन ऑल्सो, विद इन द कंट्री देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। वो रिस्ट्रिक्शंस दो हैं, वो नोट करिए। तो पहला क्रक्स समझ लो, बहुत लंबी लाइन है, यू राइट इन योर ओन वर्ड्स। मान लीजिए कि भाई स्टेट ने मार्केट से करा है बोरो, इट इज अलाउड, बट जब वो मार्केट से बोरो करने जा रहा था तो कुछ ना कुछ मार्केट वालों को गारंटी तो चाहिए, वो गारंटी प्रोवाइड करी है यूनियन ने। सो इफ स्टेट इज बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट एंड गारंटी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द यूनियन, देन विदाउट यूनियंस परमिशन इट कैन नॉट बोरो नेक्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम की जगह पे लिख लेना, इट कैन नॉट डू अ, टेक्निकल टर्म यूपीएससी डाल देगा, इट कैन नॉट डू अ फ्रेश बोरोइंग।
Without center's permission, it cannot do a fresh borrowing. If they have borrowed from the market for which the union has given guarantee, comma, they can't borrow without union's permission, or they can't have a fresh borrowing without union's permission. Agla, if they have borrowed from the union and some amount is yet to be repaid, then also they cannot borrow without union's permission. ठीक है, मार्केट से अगर उन्होंने बोरो करा है एंड उसके पीछे यूनियन की गारंटी लगी है, तो उसके बाद अगली बोरोइंग करनी है यूनियन के परमिशन के बिना नहीं. दूसरी थिंग, अगर उन्होंने यूनियन से भी बोरो करा है एंड स्टिल द अमाउंट टू बी रीपेड इज लेफ्ट, देन आल्सो दे कैन नॉट बोरो फ्रॉम एनीवेयर विदाउट यूनियंस परमिशन, नॉट फ्रॉम मार्केट आल्सो. If they have borrowed from union but the amount remains pending, they cannot borrow without the union's permission. चलिए जी, अगला थर्ड कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल रिलेशंस, दैट इज योर ग्रांट्स. ग्रांट्स, दैट इज योर ग्रांट्स. तो ग्रांट्स दो तरह की होती हैं, ठीक है. इसमें यू हैव योर स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और दूसरा है आपकी डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स. ठीक है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो हैं वो आपके आर्टिकल नंबर 275 में लिखी हैं, 275 में. They're written under article number 275. और 275 अगेन जो डिवीजन है वो दो हिस्सों में कर देता है. ठीक है, एक तो ऐसी है जो मैंडेटरी इन नेचर है एंड दूसरी वो जो स्टेट्स को असिस्ट करने के लिए चाहिए, नॉट मैंडेटरी इन नेचर. मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी ये लिख लो या टेक्निकली लिखो यार, तुम लोग अगर क्वेश्चन आ गया ना हैंडल नहीं कर पाओगे. लिखो, first is grants to the states needing assistance. Grants to the states needing assistance, and second is mandatory. So the chart will go like this. Statutory, discretionary. Statutory comes under 275. One is mandatory, अदर इज असिस्टेंस. ठीक है, ये बनेगा. चलिए, तो बताओ. चलो डिस्क्रिशनरी, चलो जो असिस्टेंस चाहिए उसके लिए यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, बस पता होना चाहिए कि भाई असिस्टेंस वाली ग्रांट्स आर आल्सो मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बात आके रुकती है कि भाई कौन सी ग्रांट्स मैंडेटरी है, राइट. तो मैंडेटरी ग्रांट्स कब देनी है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस, बताओ. What do you think कि भाई मैंडेटरी ग्रांट देनी पड़ेगी? वेरी ट्रू. फर्स्ट पॉइंट लिखो, टू मीट द कॉस्ट ऑफ स्कीम्स. टू मीट द कॉस्ट ऑफ स्कीम्स, स्कीम्स फॉर SC and ST. मीट द कॉस्ट ऑफ स्कीम्स फॉर SC and ST प्लस improve level of administration in schedule areas. पहला तो ये है, ठीक है, कि अगर कोई SC ST की स्पेशल स्कीम है, to empower them there has to be a mandatory grant by the union. And second is what? In the schedule areas, why? To improve their level of administration. It is written in the constitution. Second thing which is written in the constitution itself is that you have to give mandatory grants with respect to Assam. Only one state is mentioned, Assam. Right on, mandatory grants to the state of Assam for two purposes. पहला है क्या होगा जी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज की इंप्रूवमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज. एंड सेकंड, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स. अच्छा, Assam lies under which schedule, 5 or 6? 6. ठीक है, तो 6 शेड्यूल में देयर इज अ क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स. तो उन्हीं की बात यहां पे हो रही है. इनको स्टैट्यूटरी क्यों बोला जाता है? विच लॉ?
बिकॉज जो सब्जेक्ट्स ये कवर कर रही हैं दे मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट, इस वजह से whatever subjects we are giving here they all are mentioned in the union list and union list के कोई भी अगर हमें implement करना है उसके लिए legal backing चाहिए ही चाहिए, that's why they are statutory in nature. ठीक है, चलो आगे लिखो discretionary grants. article is 282 282 के अंडर आती हैं आपकी हाँ जी 282 पहले लिखो पर्पस, फर्स्ट राइट पर्पस. क्या पर्पस है डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स का? राइट ऑन एनी पब्लिक पर्पस, एनी पब्लिक पर्पस. ठीक है, एंड इसमें ना एक शब्द मेंशन है, लाइन मेंशन है, बेसिकली इट इज अ टेक्निकल लाइन, बस उसका मतलब समझ लो कि भाई नॉट विद स्टैंडिंग that the purpose is that on which center and state can make laws, notwithstanding that the purpose is such on which the parliament and state legislature can make the law. मतलब जरूरी नहीं है कि भाई यूनियन को डिस्क्रिशनरी ग्रांट सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पे देनी है जहां पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर लॉ बना सकता है. इट कैन बी ऑन एनी सब्जेक्ट. तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के बारे में एक चीज दिमाग में रख लो, एनी पब्लिक पर्पस, एनी सब्जेक्ट इट कैन बी गिवन अंडर 282. चलो जी, पार्लियामेंट स्टेट के सब्जेक्ट्स वाले में भी दे सकते हैं. हाँ हाँ, कोई रोक टोक ही नहीं है डिस्क्रिशनरी में, जिसमें मर्जी दो. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल देर आर अ लॉट ऑफ स्कीम्स है ना ऑफ सेंटर ओनली which promote rural development करती हैं, but rural development is what state subject, so it can be given. ये discretionary है, any public purpose any subject no problem at all. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना या ग्राम सड़क योजना, that is what centrally sponsored, but in the end rural development is whose subject? State subject, so no problem in that. आगे लिखो other grievances. Other grievances. Limitation on profession tax. Limitation on profession tax. कितना है profession tax अभी? 2500 रुपए पर एनम. उसके बाद सबसे तगड़ा एग्जाम्पशन, ये एग्जाम्पशन नहीं आएगा, इट विल बी गिवन एज अ पॉइंट ओनली. ठीक है, ये वाला जो हम लिखने जा रहे हैं इसको डबल स्टार मार्क करके लिखना कि भाई मान लीजिए यूनियन का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है स्टेट के अंदर, वेदर इट इज बॉर्डर मैनेजमेंट और XYZ कोई भी प्रोजेक्ट है, उसके लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी लग रही होगी. क्या यूनियन को इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट. नहीं, कुछ नहीं देना. another problem, it is exempted. लिखो exemption has to be given to the union. Exemption has to be given to the union with respect to the sale of electricity. With respect to the sale of electricity meant for use of government of India. Meant for the use of government of India plus any railway company. Any railway company. Railway का भी नहीं देना because railways is a concurrent or central subject. Central. Plus लिखो exemptions from paying water tax. Water is also a state subject or concurrent? State. अगर स्टेट सब्जेक्ट ना होता तो दो स्टेट्स क्यों लड़ती आपस में कावेरी के पीछे? लेकिन इसमें कंडीशन लिखो वाटर टैक्स में, if it is used for the development, if it is used for the development of any interstate river or river valley, of any interstate river or river valley under any law made by the parliament, under any law made by the parliament.
चलो उसके बाद ऐसा नहीं है कि भाई देयर इज अ बायस वन साइडेड ओनली, यूनियन गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ एग्जम्पशंस देती है, राइट? विच इज एग्जम्पशन विच इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय यूनियन? स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर नो इनकम टैक्स इज चार्ज्ड बाय द यूनियन, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम है उसके ऊपर नो इनकम टैक्स इज चार्ज्ड बाय द यूनियन ऑन स्टेट गवर्नमेंट, बट इफ स्टेट गवर्नमेंट इज अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम अ कमर्शियल वेंचर, फिर उसका टैक्स लगेगा, ठीक है? लेट्स से पंजाब गवर्नमेंट हैज अ वेंचर विद एनी जर्मन कंपनी एंड देन दे आर अर्निंग, दैट विल बी टैक्सेबल, बट उसके बाद जितना भी पैसा वो कमा रही है अपना, नो टैक्स ऑन दैट, यूनियन एग्जम्प्ट्स इट, राइट? So right, union gives exemption to state government from direct taxes, from direct taxes. It doesn't charge income tax except if the income is from some commercial venture, if the income is from some commercial venture. Like non-government entity. हाँ, any non-government entity is doing something, so and the government of the state is involved with it, so that will be taxable. Commercial venture, venture मतलब any initiative. जैसे होता है ना, ये अपना कई स्टेट्स करवाती हैं इन्वेस्टमेंट समिट कि भाई प्राइवेट लोग हमारे साथ आओ, हमारी स्टेट में इन्वेस्ट करो, वी विल गिव यू दिस, तो उस इन्वेस्टमेंट से अगर सरकार को इनकम हो रही है, दैट विल बी टैक्सेबल, ठीक है, अगर प्राइवेट एंटिटीज इन्वॉल्व। चलिए उसके बाद लास्ट लिख लो, यूनियंस प्रॉपर्टी इज एग्जम्प्टेड, यूनियंस प्रॉपर्टी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यूनियंस प्रॉपर्टी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, यहां पे ना एक एनवायरनमेंट का एंगल भी है, यू हैव टू पे अटेंशन टू इट। देखो मान लो कि भाई जितने भी अपने प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, है ना, दे आर ऑन द लैंड ओनली एंड लैंड इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राइट? बट यहां पे मान लीजिए कोई भी हंटिंग करता हुआ पकड़ा गया, समवन इज हंटिंग और उसने एनिमल को मार दिया, देन दैट किल्ड एनिमल इज कॉट होल्ड ऑफ बाय द पुलिस अथॉरिटीज। वो एनिमल किसकी प्रॉपर्टी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, याद रखना इसको, ठीक है? चलो उसके बाद अगली चीज इन सेंटर स्टेट रिलेशंस इज योर इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी पे ऊपर जी मैम ब्रेक चाहिए, चलो 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक, आ जाओ जल्दी, पर 5 मिनट में प्लीज आ जाना यार, वी हैव अ लॉट टू डू। ऑनलाइन पीपल, एनी डाउट? बिंदु मार्क्स कितने आए कल? पढ़ी गुड। कौन से वाले? जो हमने अभी करा 268 69 वाले? कोई नहीं, बने आज जाके इनको रट लीजिएगा। 5 तो आर्टिकल है, ऐसे मत कर, है ना? सब इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए। हाँ सब इम्पोर्टेंट नहीं है।
असल ये क्या होते हैं, अगर भी कोई फेयर एक्ट याद हो जाए तो आसान हो जाए। तो तुम लॉयर बन जाओगे। देखो आई टेल यू समथिंग, हु डू यू आर फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, how what is the position which you would accord to Subramaniam Swami ji? Good lawyer, good people, wonderful name in the field. उनकी आज जाके डिबेट देखना अकबरुद्दीन, हाँ he was reading it from the constitution article 44. ये नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बस वही चीज है। हेलो 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 हेलो, आर्टिकल कंफ्यूजन किस आर्टिकल में? सर नहीं वैसे नहीं, मतलब सर जैसे वो जीएसटी वाला ही था, अब वो कौन से मैं सच में नहीं, मैं बताता हूँ कंफ्यूजन कहाँ पे है। क्योंकि आपने जब पढ़ रहे थे यू डिडंट थॉट अबाउट कि भाई कलेक्शन कहाँ पे हो रही है और डेवोल्यूशन कहाँ पे हो रही है। अगर इतना पता होता तो डेवोल्यूशन के 2 ही आर्टिकल हैं 79 और 80, कलेक्शन सब पहले वालों में हो रही है। अब लॉजिक से चलो, अब नहीं भूलेगा। सर नहीं सर ये सिर्फ वैसे उसकी बात नहीं है ना, बाकी जैसे और भी जो चीजें हैं जैसे आर्टिकल्स बहुत बार ऐसे हो जाता है ना कि कंफ्यूजन कि हाँ सर नहीं यही होगा यही होगा, बैक ऑफ द माइंड से बहुत चलता रहता है कि ऐसा। डोंट स्ट्रेस यार, मतलब ना पीवाईक्यूज पढ़ो, इट विल हेल्प यू। यूपीएससी डोंट गो इनटू आर्टिकल्स, पूछता ही नहीं आर्टिकल्स, कांसेप्ट पता होना चाहिए बस। हाँ, यूपीएससी डजंट गो विद आर्टिकल्स, डोंट स्ट्रेस योर माइंड। जैसे मेंस के हिसाब से वो कहते हैं उस हिसाब से प्रिपरेशन। देखो मेंस के हिसाब से नाउ यू आर गोइंग टू क्रैम आर्टिकल्स ना, तो हमें अभी 6 सब्जेक्ट और करने हैं। एंड तक तुम्हें पॉलिटी के कॉन्सेप्ट याद रह जाए उतना बहुत है। यू विल फॉरगेट, तो इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कीजिएगा व्हेन प्रीलिम्स आर ओवर, देन क्रैम इट। फिर चाहे इसके ऊपर 2 दिन दो आप, आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग, ठीक है? चलिए, पहले से इंप्रूवमेंट करा मैंने। कितने मार्क्स आ रहे हैं? सर अब तो सब मतलब कम होते जा रहे हैं, लेकिन पहले सबसे ये देखो शुरुआत वाले टेक्स्ट में अगर कम थे ना तो इट इज मतलब ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट इन वालों में दे आर वेरी इजी, इसमें है ही नहीं कुछ भी। सर वो कहते हैं सबसे उसमें जिससे 3 दिन पहले तो उसमें 50, ये ठीक है, गुड स्कोर। फिर आज से 42 सर ऐसे कम क्यों? कम इस वजह से होते जा रहे हैं, हर एक बंदे की रिटेंशन कैपेसिटी होती है एक, है ना। अब तुम लोगों को पहले दिमाग फ्रेश था, 6 टेस्ट हो गए, अब जाके दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम, डूइंग द टेस्ट एवरी डे। वो होते हैं ना स्पोर्ट्स वाले, 3 महीने रिग्रेस प्रैक्टिस करते हैं, फिर 2 दिन की ब्रेक मिलके जो मैच परफॉर्मेंस आती है, दैट इज लॉजिक ऑफ दिस। 3 महीने रगड़ोगे अपने आप को, देन 2 दिन के बाद दिमाग देखना खिलता, प्रीलिम में खुद ब खुद याद आएगा। सोने का भी टाइम मैंने थोड़ा कम करने की कोशिश की। अच्छी बात है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? इट्स गुड, बस रटते रहो चीजों को, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। देखो टॉपर्स विल से रिवीजन, व्हाट इज रिवीजन? 5 बार किसी चीज को पढ़ोगे वो रट ही जाएगी, क्लियर टर्म्स में रट लो। हाँ जी आकाश, हाउ इज बुद्धिज्म गोइंग? हो गया? हाँ ठीक। आकाश रिवाइज कर रहे हो ना? हाँ, मेरा काम ही डिजिटल है यार, आई हैव डन विद ऑल माय ऑफलाइन नोट्स, सब तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन ही रहता हूँ। निकल गए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तब तक अपना ये भी खत्म हो जाएगा और अच्छा होगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हो जाएगा। इसको बस इतना रटते रहो जितना हम कर रहे हैं, बहुत है, मोर देन। मुझे बताया कि सब लगे यूपीपीसीएस इफ यू आर गोइंग टू गिव तो सीरियस होके देना, नहीं तो इतनी तैयारी के बाद अगर यूपीपीसीएस का रिजल्ट आ गया प्री से पहले, बहुत डिमोटिवेट होगा।
क्या प्रिपरेशन कर रहे हो? मेंस के लिए बोल रहे हैं? नहीं भाई, प्री के लिए। हाँ तो प्री से पहले रिजल्ट आ जाएगा ना, तो ना निकला फिर डिमोरलाइज हो जाओगे। ध्यान से देना पेपर। 21 जून से मेंस है। 21 जून से मेंस है। मेंस का डेट है ना? लास्ट जून। मेरे साथ जय भी लिखेंगे। हर्षित, आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? मैं तो अभी स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग? आर यू गिविंग 2024 अटेम्प्ट? अदर स्टेट से ज्यादा प्रेफर यूपी का पेपर यूपीएससी होता है। मैं नहीं देता यार स्टेट के आगे में। मैं नहीं दिया। चलिए लेट्स बिगिन देन। मेक अ हेडिंग इमरजेंसी प्रोविजंस। मेक अ हेडिंग emergency provisions. अच्छा, who among you has spectrum as a source in modern history? Spectrum? हाजीराम, अच्छा बढ़िया। आप मैम स्पेक्ट्रम? हाँ हीरो। संदीप? विपिन चंद्रा? ठीक। विक्रम? हाँ? अमित सांगवान कहाँ पे पढ़ाते हैं सर? वाईटी पे? यूट्यूब वाईटी? ठीक है। Have you made the notes out of his classes? ठीक है। देखो, I'll ना स्पेसिफिकली टेल यू, आप लोग एक काम करना, मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पोर्शन वो कहीं से पूछता है, कुछ कहीं से पूछता है। फॉर एन एग्जाम्पल, स्पेक्ट्रम हैज अ प्लेथोरा ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, 2-3 चैप्टर में है ना। उसके बाद सिविल रिबेलियंस, उसके बाद ट्राइबल रिवोल्ट्स, दिस एंड दैट। वो वहां से नहीं पूछता, वो पूछता है शेखर बंदोपाध्याय से। कितना सा चैप्टर है? 12-13 दी गई हैं। आप उठाओ पेपर 1990 से, उन 13 के बाहर क्वेश्चन ही नहीं गया आज तक। ठीक है। उसी तरह से बिपिन चंद्रा में उसका फेवरेट पार्ट इज लास्ट पोर्शन। तो हम ऐसे करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, यू पीपल कैन डू वन थिंग, कॉन्ट्री करके, जिसके पास है बुक्स है कॉन्ट्री करना, नहीं है जिसके पास है वांट टू हेल्प अदर्स, उतने पेजेस जेरोक्स करके बांट लेना। जो भी आई टेल, ये पोर्शन यहाँ से है, ये पोर्शन यहाँ से है, बिकॉज मॉडर्न विल नॉट बी अवर वेपन। 21 में 23 क्वेश्चन थे, 22 में नहीं पूछे, 23 में 11 क्वेश्चन थे। सो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मैं आप लोगों को इतना कर दूंगा कि भाई अगर लेट से एक्स अमाउंट क्वेश्चन आते हैं, आप उसमें से 70% मार रहे हो, इतना माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आई टेल यू, अगर 100 में से 100 भी मारने हैं, आई गिव यू द रिसोर्सेस, बट मेरा एम्फेसिस वो नहीं रहेगा, बिकॉज आई विल नॉट टेल यू कि भाई इतना कर लो, हिस्ट्री पे गेम खेलेंगे, नहीं। व्हाट इफ पिछले साल जैसे ज्योग्राफी 23 आ गए? वो नहीं हो सकता। आवर गेम इन दिस कोर्स वुड बी ऑन 4, जिसमें हमारा परसेंटेज हमें 90 to 95 चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट पॉलिटी, सेकंड इकोनॉमी, थर्ड एनवायरनमेंट, फोर्थ साइंस एंड टेक। दीज विल बी द प्रायोरिटीज। बाकियों के लिए आई विल तो टीच एवरीथिंग, मैं तो उतना ही पढ़ाऊंगा 100 वाला, बट देन आई विल बी टेलिंग यू विच एरियाज टू फोकस अपॉन, उनमें उतना फोकस कर लेना। बिकॉज इफ यू कंसिडर स्पेक्ट्रम, कम से कम 800 पन्नों की है, 800 से 900 पन्नों का स्पेक्ट्रम का लेटेस्ट एडिशन है। You cannot do 900 pages for just 3 questions. That is not a good idea of doing that.
है ना, आई विल टेल यू द स्टोरी, रटना हो तो रट लेना, दैट इज योर विश, बट आई वुड नॉट सजेस्ट इट, ठीक है। चलिए, सेम इज विद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी विल डू इन डिटेल, बट फिर जाके उसके बाद यू पीपल स्टार्ट डूइंग दिस, क्या नाम है उस किताब का, जीसी लियोंग, और फॉर दैट मैटर वो सिंह, सविंदर सिंह, ये किताबें करने लग जाओ कि भाई ज्योग्राफी से 23 क्वेश्चन आ गए, नहीं यार, आपका तो ज्योग्राफी ऑप्शनल है भाई, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस, चलो एज अ स्टूडेंट, कि भाई जीएस के लिए पढ़नी चाहिए नहीं चाहिए? सविंदर सिंह के तो वो निकाल के दे दोगे इन लोगों को? हाँ चलो, ही इज योर हेल्प इन दैट, ठीक है। बिकॉज नाउ वील प्लान वन मोर थिंग, जो आप लोगों के कॉमन रिसोर्सेज होंगे स्टैटिक के, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आई एम डिक्टेटिंग यू आल्सो द फैक्चुअल पार्ट, but now what we are going to do, for example, spectrum is the common source, and let's say my old students are also joining from the second batch, wo sab Suresh wagera Rahul would know. So what we are going to do, we will distribute 10 pages in each of you, कि भाई कल तुम्हें 10 पन्नों के शॉर्ट नोट्स बना के लेके आने हैं, ऑल ऑफ फैक्ट्स। तो 2 दिन में अपनी सारी स्पेक्ट्रम के शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाएंगे अपने पास, और 10 पन्नों के नोट्स बनाना एक पन्ने में, सो एंटायर स्पेक्ट्रम वुड बी ऑफ 80 पेजेस, so that you can have at least 6 to 7 revisions of entire spectrum in the last days. This practice we would do. Once polity gets over, we'll start it with Lakshmikant or DD Basu. ठीक है, डन, सेटिस्फाइड। चलिए, नोट्स आपको इंस्टीट्यूट वाले तो मिलेंगे ही, वो रेफर करने वो कर लेना, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट सिंस वो मॉडर्न, वी आर गोइंग मॉडर्न, मॉडर्न के 7 क्लासेस आई गेस, 7 में हम निपटा देंगे मॉडर्न। डीडी बासु या लक्ष्मीकांत में से एक के शॉर्ट नोट्स आई टेल यू टू मेक, ठीक है। वो हम देखते हैं किसको क्या क्या काम देना है, आई विल गिव, बट उसके लिए तुम्हें संडेज को आना पड़ेगा, ठीक है। इट इज अ ग्रुप एक्सरसाइज, सबको भला हो जाएगा। चलिए, कहां पे थे जी? इमरजेंसी पे आ जाओ। सबसे पहले राइट, इमरजेंसी वाला जो भी है दिमाग में फिट करो, आर्टिकल नंबर 352 से शुरू होती है सारी बात, ठीक है। कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट विद इट, जहां पे नॉर्मल टेस्ट सीरीज आपका वो जज कर लेती हैं, बट इट इज नॉट देयर इन द कॉमन बुक्स, है ना। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि भाई द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम ऑल द आर्टिकल्स, यस और नो? नहीं, 352 से हटाया, 355 में अभी भी है, ठीक है। दूसरा चीज, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक लगी है या नहीं लगी है? नहीं लगी है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर कोई भी टेस्ट सीरीज इसका क्वेश्चन बना रही है तो वो गलत है, हमें पता ही नहीं है, जब लगेगी तब देखेंगे। जो 1-2 प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी वुड बी रिड्यूस्ड, ये हमें पता है, और क्या प्रोविजंस होंगी दिस वी डोंट नो, जब लगेगी वो हमें तब पता चलेगा ना। तो इनके ऊपर डोंट लूज योर पेशेंस, वो क्वेश्चन गलत है, यूपीएससी विल नेवर आस्क, उसने फाइनेंशियल इमरजेंसी के ऊपर ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा, ठीक है। चलिए, write down the first thing, proclamation of emergency / national emergency, proclamation of emergency / आकांक्षा का क्वेश्चन है, आर स्टैट्यूटरी एंड डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स आर पार्ट ऑफ फाइनेंस एंड एड ऑफ रेवेन्यू, यस बच्चे, यस। तो फर्स्ट थिंग इज, अप टिल नाउ कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है? 3 टाइम्स अप टिल नाउ। 3 बार और क्या-क्या हो गया सर? एक तो वो जॉइंट सिटिंग 3 बार हुआ, जॉइंट सिटिंग हो चुकी है, और 3 बार हुआ, और तो वो थे मेंबर्स ऑफ फजल अली कमीशन एंड मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन, एक इंसिडेंट और 3 बार। तो ढूंढ के बताना चाहिए। चलिए आगे, आफ्टर 44th अमेंडमेंट 1976, तो इसके पहले इमरजेंसी लगने के कुछ और कारण होते थे, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट। 44th अमेंडमेंट 1970 इट चेंज्ड इट, तो हम सिर्फ चेंज वाला करेंगे जो प्रेजेंटली इन्फोर्स्ड है, राइट। पहली चीज, नंबर 1, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया अंडर थ्रेट। If security of India is under threat, then national emergency can be imposed. नहीं मैम, we are doing it, अब लिखो, ये था
सबसे पहला सिक्योरिटी ऑफ इंडिया वुड बी अंडर थ्रेट इफ फर्स्ट थिंग हैपेंस, दैट इज वॉर, दैट इज वॉर। सब पॉइंट लिख लो इसका, वॉर। दूसरा सब पॉइंट इज एक्सटर्नल एग्रेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन? परफेक्ट परफेक्ट, बस। Kargil was not a war. कारगिल वॉज नॉट अ वॉर बिकॉज प्रेसिडेंशियल डिक्लेरेशन नहीं मिला बच्चों। नहीं, एक्सटर्नल एग्रेशन का परफेक्ट एग्जांपल इज जब जम्मू कश्मीर के ऊपर द कबाइलीज अटैक्ड, दैट वाज एग्रेशन, दैट वाज एक्सटर्नल एग्रेशन, राइट। चलिए थर्ड लिखिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखो, रिप्लेस्ड टू आर्म्ड रिबेलियन, नाउ इट इज नॉट देयर। इंटरनल डिस्टर्बेंस रिप्लेस्ड टू आर्म्ड रिबेलियन। तो जो मैं बात बोल रहा था कि भाई अभी इंटरनल डिस्टर्बेंस है कहीं पे, तो 352 में इट हैज बीन रिमूव्ड। इन 352 द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस हैज बीन रिमूव्ड बिकॉज इट वाज अ वेरी वेग टर्म। एनीथिंग टर्म्ड एज कि भाई इट इज इंटरनल डिस्टर्बेंस, hence we give a more precise connotation to it, that is armed rebellion। ठीक है, चलिए write down second point, safeguards। safeguards, safeguards। now who imposes who imposes emergency, national emergency? who imposes? president। now इसमें one thing, एक aspect पे ही question बन सकता है कि भाई one president imposed it, can he do it unilaterally? no, he always has to do it on the advice of council of ministers। but यहां पे एक शब्द दिया हुआ है, उस एडवाइस से प्रेसिडेंट जी सेटिस्फाइड होने चाहिए। यहां से एक और डायमेंशन निकल के आती है कि भाई कैन प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू? यस, ठीक है, तो ये लिख लो, प्रेसिडेंट imposes national emergency on the advice of cabinet। अच्छा, एक चीज और याद रख लेना यहीं से, ये भी क्लीशे क्वेश्चन है, यूपीएससी मुझे नहीं लगता जाएगी। वर्ड कैबिनेट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? यस, वो यहीं पे दिया है 352 में। बिकॉज ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम, इंदिरा गांधी जी नेवर एवर कंसल्टेड हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट। इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड, अगले दिन जब वो उठ रहे थे मिनिस्टर्स, उनको पता चल रहा था कि भाई इमरजेंसी लग चुकी है। फ्रंट 44th सेड दैट कि भाई द प्राइम मिनिस्टर should and must consult the cabinet, hence the only one reference of the word cabinet in the entire constitution is under this article only। ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए, अमेंडमेंट से डाला गया। चलिए, प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन can be questioned under a judicial review। President's satisfaction can be questioned under the judicial review। Second, president can issue a proclamation। president can issue a proclamation। अंडरलाइन करके एक शब्द लिखिए, only, only when president can issue a proclamation, only when union ministers of cabinet rank, यहां पे शब्द है इस्तेमाल कैबिनेट 352 में, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक, ब्रैकेट में लिखिए पीएम, हैव गिवन हिम रिटन रिकमेंडेशन। और अगला शब्द अंडरलाइन करिए, रिटन, हैव गिवन हिम रिटन रिकमेंडेशन। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन of this proclamation if it is not approved by the parliament? What is the duration? जो भी प्रेसिडेंट जी ने प्रोक्लेमेशन करा, what will be the proclamation's duration if it is not passed by the parliament? 1 month, 1 month, 1 month, 1 month। and if approved then
then 6 months. And 6 months में periodic parliament approval. इसे एक बार डैश लिखो, अभी लिखवाऊंगा तो you will not understand. Put a dash here and if approved dash. पहले उसके बाद क्वेश्चन लिखो. Approval with which majority? Approval with which majority? Approval with which majority? Which majority is required? Right, same as 368. Same as 368. जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मेजोरिटी लगती है वही नेशनल इमरजेंसी इंपोज करने टाइम लगती है. दैट इज 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग साइमल्टेनियसली. दे शुड मैच 50% + 1 ऑफ एंटायर स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. चलो, why special majority is being used? Why special majority? Why imposing national emergency has been made tough? Because the entire system is now going to change from federal to unitary. ठीक है, that's why special or tough majority is there, right? चलिए आगे क्वेश्चन लिखो. If Lok Sabha gets dissolved, in these 30 days, क्योंकि without approval it can stay for 30 days. Now, if within these 30 days Lok Sabha gets dissolved, then what will happen? राज्य सभा क्या करेगा? Then राज्य सभा approval वो determine करेगा कि लगेगा कि नहीं. अच्छा, ठीक है. In that resolution period, अगर Rajya Sabha has given the approval, then it can stay for 1 year. 6 months. ठीक है, अगर लेट से विदाउट एनी अप्रूवल सुबह उठ के प्राइम मिनिस्टर जी ने कैबिनेट की सलाह से प्रेसिडेंट को रिटन रिकमेंडेशन दे दी कि भाई तुम इमरजेंसी लगा दो. आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ स्टोरी फॉर्मेट, याद रहेगा. ठीक है, बता दिया. प्रेसिडेंट जी ने रिटन रिकमेंडेशन के ऊपर इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी लग गई, बट पार्लियामेंट का अप्रूवल तो नहीं आया. एंड पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है क्योंकि हमारे ऊपर इमरजेंसी लग रही है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहां बैठे, उनको पास करना चाहिए, राइट? तो उस केस में किसी का अप्रूवल आया ही नहीं है तो ये इमरजेंसी 1 महीने तक चलेगी. बट अगर इसको एक्सटेंड होना है तो इसको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए. और पार्लियामेंट्री अप्रूवल कौन सा चाहिए? 368 वाला. 368 के अंदर दोनों हाउसेस को इक्वल से है. तो हम बोल रहे हैं कि भाई अगर 30 दिन के अंदर एक हाउस ही गायब हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तब इसका क्या होगा? तो तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि भाई इफ विद इन 30 डेज लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, तब राज्यसभा अगर ये बोल देगा, रेजोल्यूशन पास कर देगा कि भाई इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, तो ये अगले 6 महीने तक कंटिन्यू रह सकता है. नाउ व्हाई द टर्म 6 मंथ्स इज यूज्ड? इसको रटना नहीं है. बिकॉज इन एनी कंडीशन not more than 6 months should lapse between the 2 sessions. Relate करा राज्यसभा वाले टाइम पीरियड से, सॉरी लोकसभा वाले टाइम पीरियड से. What is written? President can constitute लोकसभा for n number of times. Yep, उसको सम्मन कर सकता है for n number of times. Only one condition, 6 months should not lapse. तो लोकसभा 6 महीने बाद तो आएगा ही. तो राज्यसभा अगर दे देता है, पास कर देता है, तो उसको 6 महीने तक रहने दीजिए. और फिर वो बोले कि भाई मान लो लोकसभा 6 महीने तक लग गया, तो क्या वो आके फर्स्ट डे पे ही अप्रूवल दे देगा? उसको भी तो सोच विचार करना है. तो बोले जब लोकसभा आ जाएगा 6 महीने बाद, देन यू डू वन थिंग कि उसको 1 महीना दे दो पास करने के लिए, राइट? सो यहां से इफ आई मेक अ क्वेश्चन और यूपीएससी मेक्स अ क्वेश्चन, विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर विच नेशनल इमरजेंसी कैन स्टे? 8 months. 1 month तो विदाउट अप्रूवल इट कैन स्टे. लेट्स से कि भाई 1 month के 30th डे पे लोकसभा डिसॉल्व्ड एंड इट विल बी देयर फॉर 6 months, एंड लेट्स से लोकसभा कम्स, इट गेट्स 30 days more to approve. So without approval it can stay for 8 months. Clear? But without approval of whom? Parliament or Lok Sabha, right? And in that matter do not consider कि सर अगर राज्यसभा डिसॉल्व हो जाएगा तो लोकसभा परमिशन दे देगा. राज्यसभा विल नेवर बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, इट इज अ परमानेंट हाउस. तो ये क्वेश्चन लोकसभा पे ही आएगा. ठीक है, कि विदाउट लोकसभा's अप्रूवल इट कैन स्टे फॉर 8 months, बट विदाउट पार्लियामेंट्स अप्रूवल इट कैन स्टे फॉर 1 month. क्योंकि राज्यसभा ने अगर करा ही नहीं तो वो 6 महीने आगे नहीं जाएगा. ठीक है, याद रखना.
तुम लोग कुछ मत लिखो, समझ में आया ना सारा, बस तुम अब लगा लोगे क्वेश्चन। चलिए, राइट डाउन विद अप्रूवल ऑफ राज्यसभा, with the approval of Rajya Sabha, till Lok Sabha is reconstituted, till Lok Sabha is reconstituted, bracket up to 6 months, up to 6 months. Once reconstituted, Lok Sabha has to approve. Once reconstituted, Lok Sabha has to approve within 30 days. Within 30 days. Otherwise, it will cease to operate. Otherwise, it will cease to operate. लिख लो maximum time to remain operative without LS approval. Maximum time to remain operative without Lok Sabha approval is equal to 8 months. 8 months. And without parliamentary approval, it can stay up to 1 month. 1 month. चलिए अगली चीज, क्वेश्चन इज कि भाई लेट से लोकसभा अप्रूवल के बिना 8 महीनों तक तो रह सकता है, इट कैन स्टे, बट राज्यसभा नीड्स टू अप्रूव इट. राज्यसभा नीड्स टू अप्रूव इट बाय विच मेजॉरिटी? अगेन 368 वाली, अगेन 368. डू नॉट गेट कंफ्यूज कि अगर एक हाउस सिर्फ 6 महीनों के लिए दे रहा है तो वो बस सिंपल मेजॉरिटी या रेजोल्यूशन से कर, नहीं, अगेन स्पेशल इज रिक्वायर्ड. चलिए आगे देखो, once approved it can continue for 6 months at a time. It can continue for 6 months at a time. हाँ जी, हाँ राज्यसभा. Once approved it can continue for 6 months at a time. Then लिखो, after every 6 months, it needs to be passed again by special majority. एक बार आएगी तो 6 महीनों के लिए नेशनल इमरजेंसी रहती है, उसके बाद 6 महीने खत्म हुए, then again it has to be passed. आगे लिखिए, जो अगला एस्पेक्ट इमरजेंसी में निकलता है कि भाई what will be the validity of the laws made during the emergency? Validity of the laws made during the emergency. लिखिए, those laws which affect fundamental rights, those laws which affect the fundamental rights, such laws can also remain valid. जो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट भी करते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम के ऊपर, दे कैन ऑल्सो रिमेन वैलिड, बट ओनली इफ they are passed in the context of emergency. Only if they are passed in context of emergency. कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द क्या लिखा है? recital to that effect. recital to that effect का मतलब है कि भाई in context of that. ठीक है, recital to that effect मतलब context का कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है. implication क्या है इसका? लिखो, what is implication? Can anyone tell me the implication of the above line what we have written? What is the implication? Fundamental rights को automatically suspend in case of Mrinal, what is the emergency, or there should be some link between emergency and the ठीक है. Can fundamental rights be abridged? Yes or no? Yes, but can they be abridged by executive action? No. हमने क्या लिखा? Those laws, and law is a prerogative of legislation. मतलब अगर इमरजेंसी के टाइम पे भी you want to take my fundamental rights, parliament can take it. नॉर्मल में तो नहीं टेक कर सकता,
बट इमरजेंसी के टाइम पे इफ इट वांट्स टू टेक, इट हैज टू बी बाय अ लेजिस्लेटिव एक्शन, नॉट बाय एन एग्जीक्यूटिव एक्शन। ये लिखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। UPSC देगा लाइन दैट फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी कैन बी अब्रिज्ड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, राइट डाउन। Executive cannot abridge a fundamental right. It can abridge only if there is a law containing such a recital. It can abridge if there is a law containing such a recital. That is a martial law. Article 33. National emergency and martial law are different. That we covered in fundamental rights. When you will see the lecture, no, Article 33 will be covering. There we have done the difference. What is the difference between martial law and national emergency? चलो, यहाँ पे what will happen ना, हर्षित? For an example, अभी state level पे administration is being run by state government. तो state government हट जाएगी. Union will take the control. This is the meaning. मतलब everything will be operated by the parliament. चलिए आगे, if UPSC makes a statement that to abridge the fundamental rights during the national emergency, an executive action should and must be always supported by a legislative action. Yes, yes. चलिए जी, last step, revocation of proclamation. हटाएंगे कैसे revocation? But if the Lok Sabha has not yet been summoned, जी, then there is no breach of fundamental. हाँ, फिर तो लॉ ही नहीं आएगा, then we cannot do. जी, चलिए आगे लिखिए, LS can revoke it, लोकसभा can revoke it, full stop. लिखो how, question mark. LS can revoke it, how, question mark, simple majority. बट क्या ये इतना सिंपल प्रोसीजर है? नहीं, इसका एक प्रोसीजर है। ठीक है, लिखो एक कंडीशन चाहिए। कंडीशन इज लोकसभा हटा तो देगी सिंपल मेजोरिटी से, बट देयर हैज टू बी वन कंडीशन व्हिच हैज टू प्रीसीड द वोटिंग इन सिंपल मेजोरिटी, दैट इज इफ 1/10 ऑफ द मेंबर्स, मतलब लोकसभा के 545 इज द स्ट्रेंथ, इफ 1/10 मतलब 54-55 मेंबर्स give intention to the speaker of the house, और यहां पे कंफ्यूज यूपीएससी कर देगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर डाल के। ठीक है, तो देख लेना प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और लोकसभा का ही मामला चल रहा है, राज्यसभा के पास पावर नहीं है ऐसी, इट इज ओनली इन लोकसभा, सो इट हैज टू बी स्पीकर डेफिनेटली। ठीक है, यहां लिखे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, ऐसा लिख दे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, ओनली स्पीकर, बिकॉज दिस इज ऑफ प्रेरोगेटिव ऑफ लोकसभा ओनली। 1/10 of the total strength give intention to the speaker of house if the house is in session. If the house is in session, दोनों तरीके हो सकते हैं ना, कि भाई लोकसभा है ही नहीं सेशन में, फिर भी लोकसभा वालों को रिवोक करानी है, और लोकसभा है तब लोकसभा वालों को रिवोक करानी है, तो लोकसभा वाले सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। लेकिन कंडीशन इज 1/10 हैव टू शो द इंटेंशन। इफ लोकसभा इज देयर, दे विल शो द इंटेंशन टू स्पीकर। इफ लोकसभा इज नॉट देयर, दे विल शो दिस इंटेंशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दे विल शो दिस इंटेंशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इंटेंशन तो दिखानी पड़ेगी 1/10 मेंबर्स को। फिर क्या होगा जी, जब इंटेंशन दिखा दी, लिखो अ स्पेशल सिटिंग विल बी कॉल्ड विद इन 14 days. A special sitting will be called within 14 days. और फिर उसमें अगर सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है कि भाई नाउ वी हैव टू रेवोकेट द नेशनल इमरजेंसी, इट विल बी रिमूव्ड। क्लियर जी? एनी डाउट इन द प्रोसेस? लक्ष्मीकांत ने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ, दिस इज सिंपल वर्जन। ठीक है, पक्का? चलिए आगे लिखिए, नुआंसेस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नुआंसेस, minute things which we have to look. Nuances. First,
पहले ये होता था कि भाई सारे के सारे देश में ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी, इट कैन नॉट बी इम्पोज्ड इन द पार्ट एंड ऑल, बट प्रेजेंट स्टेटस लिख लो, इवन इफ सिक्योरिटी ऑफ अ पार्ट, even if security of a part is threatened, even if security of a part is threatened, emergency can be imposed on entire country or a part of a country. ठीक है, लेट्स से कि भाई कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया जम्मू कश्मीर में, तो अर्लियर इट वाज कि भाई जो नेशनल इमरजेंसी है वो जम्मू कश्मीर में लगे, बट फिर तो वो नेशनल रही नहीं, है ना. So what is the rule? If external aggression is there even in northeast, Jammu, Kashmir or Gujarat, national emergency can be imposed in that part or the entire of the country. अब से ऐसा है. ठीक है जी, चलिए. Next, right? If security of the entire country is threatened, if security of the entire country is threatened, फिर कहां पे लगेगी? नहीं. Then also in entire or part. यही इसका वो है. If security of the entire country is threatened, then also emergency can be imposed only in the part or entire. याद रखना इसको प्लीज, इसको डबल स्टॉप मार्क कर लो, यहां पे कंफ्यूज हो गए, पहले वाला तुम लोग लगा लोगे. चलिए, उसके बाद वन मोर थिंग, एक चीज होती है जिसको बोला जाता है इमिनेंट डेंजर. इमिनेंट डेंजर मतलब अभी तक खतरा आया नहीं है, बट प्रेसिडेंट इज एबल टू प्रिडिक्ट कि भाई ऐसा हो जाएगा, तब भी इमरजेंसी लग सकती है. द एक्चुअल सिचुएशन हैज नॉट अराइज, राइट, बट president or the government is able to predict that something like this is going to happen, then also emergency can be imposed. Write down, emergency can be imposed even before actual occurrence, even before actual occurrence. ब्रैग में लिख लीजिए imminent danger. एंड लास्टली लेम सेंटेंस है, लेकिन अगर यूपीएससी पूछ ले तो कंफ्यूज मत हो जाना कि इमरजेंसी हमने 3 ग्राउंड्स करे. कैन इमरजेंसी बी इम्पोज्ड ऑन 3 ग्राउंड्स साइमल्टेनियसली? यस. चाहे 1 पे कर दे, चाहे 2 पे कर दे, चाहे 3 पे कर दे, बिकॉज जब इमरजेंसी लगानी है कुछ रीजन तो देना है कि भाई वॉर है या एक्सटर्नल एग्रेशन है या क्या है, तो तीनों रीजन भी दे सकते हैं साइमल्टेनियसली. चलिए जी, नेक्स्ट एस्पेक्ट जो हमारे पास बनता है दैट इज कि भाई व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फेवरेट टॉपिक ऑफ टेस्ट सीरीज, फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इंपैक्ट क्या है, लिखिए. तो व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन वी हैव 2 राइट्स, और सॉरी वी हैव 2 आर्टिकल्स व्हिच इंपैक्ट द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, तो जब नेशनल इमरजेंसी लगता है 2 आर्टिकल्स हमारे पास ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स को गवर्न करते हैं, दैट इज 358 एंड 359. तो एक टेबुलर फॉर्मेट में लिखो दोनों को, 358 एक साइड लिख लो एंड 359 एक साइड लिख लो. क्या है, आज कोई फेस्टिवल है क्या? हाँ जी, मैरिज. ठीक है. बहुत सारी शादियां दिल्ली में, around a lakh something. True. This winters are to host the highest number of weddings ever. The number is 4.6 lakhs. इसलिए वो wedding India चालू कर दूँ. He's saying that why you want to go outside, have a wedding here. नहीं, entire India 4.6 lakh. But still imagine 90 days 4.6 lakh weddings one day में कितना चला गया? It's like 4,000 और कितना में ज्यादा ही होगा इससे भी. चलिए, 358 बोलता है कि भाई जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आपका वो आर्टिकल जो आपको देश के अंदर रह के फ्रीडम दे रहा है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा. वो आर्टिकल जो देश के अंदर रह के कुछ भी करने का फ्रीडम दे रहा है वो सस्पेंड हो जाएगा. एंड वो आर्टिकल कौन सा है? 19. So 358 के अंदर द मोमेंट नेशनल इमरजेंसी इज ऑपरेटिव योर आर्टिकल नंबर 19 ऑटोमेटिकली गेट्स सस्पेंडेड. लिख लो, ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19. बट इसमें एक कंडीशन है. व्हाट इज दैट कंडीशन?
हमने 3 रीजंस लिखे थे, 3 रीजंस में आर्टिकल 19 का ऑटोमेटिक सस्पेंशन या आर्टिकल 358 का यूजेज कब हो पाएगा? ओनली इन 2 सिचुएशंस, सिक्योरिटी एंड वॉर, नॉट इन द केस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, not in the case of armed rebellion, only in case of security and war. मतलब when the threat is on external grounds, अगर ऐसा भी पूछ ले, क्योंकि both are threats from external grounds not from internal, ये external grounds पूछ ले या आपसे पूछ ले security और war, दोनों के टाइम पे 358 will lead to automatic suspension of 19. चलिए उसके बाद है 359. 359 बोलता है कि भाई मैं तुम्हें ये परमिशन देता हूं कि तुम 20 और 21 को छोड़ के सारी राइट्स सस्पेंड कर लो. ऑल राइट्स अदर देन 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड अंडर 359, बट कंडीशन इज सभी राइट्स में क्या क्या आएगा? सभी राइट्स में सिर्फ वही राइट्स आएंगी जब प्रेसिडेंट जी वाज पासिंग अ प्रोक्लेमेशन कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स नेशनल इमरजेंसी इज बीइंग डन. On the same order or in the same proclamation, he has to mention कि भाई other than 20 and 21 these rights will be suspended. जितनी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे लिखी हैं सिर्फ वही वाली जाएंगी. परमिशन सबकी देता है other than 20 and 21, बट जितनी प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन में लिखी थी उतनी ही सिर्फ जाएंगी, बाकी सारी रहेंगी. राइट डाउन. बट presidential order has to mention, but the presidential order has to mention which rights or which articles other than 20 and 21, which rights other than 20 and 21 have to be suspended. तो 359 that is 359 में ऑटोमेटिक सस्पेंशन है नहीं, 358 में ऑटोमेटिक. ठीक है, एंड यहां पे ग्राउंड का कोई डिफरेंस नहीं है. 359 में चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो सब में प्रेसिडेंट कैन डू इट, बट 2021 कैन नेवर गो अवे. याद रखना इसको. 20 एंड 21 इन नो सिचुएशन एनीवन कैन टेक 20 एंड 21. ठीक है, राइट डाउन अदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेशनल इमरजेंसी. थोड़ा सा जल्दी हाथ चला ना, इमरजेंसी करके वील एंड इट. और क्या सिलेबस था आज के टेस्ट का? बस डन ना? हाँ, उसके लिए तो एक दिन निकालना पड़ेगा बिकॉज दैट इज लॉट. कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी. चलो, सबसे पहला कंफ्यूजन कि भाई नेशनल इमरजेंसी लग गया, क्या होता है कंफ्यूजन बताओ? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो एक चीज याद रखना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को तभी डिसॉल्व करा जाता है या तो वो अच्छे से काम ना कर रही हो या वो यूनियन की डायरेक्शंस को कैरी ना करे. अब वाले केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डूइंग नथिंग, उसका कोई फॉल्ट ही नहीं है बेचारे का. ठीक है, सो इट विल नॉट बी डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व नहीं होगी वो. उसके जो काम होंगे कुछ थोड़े बहुत वो सेंटर गवर्नर के थ्रू करने लग जाएगा, बस एज सिंपल एज दैट. क्लियर? चलिए लिखिए, नो डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, बिकॉज उसका प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, ऐसे याद रखना. वो कुछ कर ही नहीं रहा, बेचारे को पनिशमेंट क्यों देंगे? ठीक है, नो डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बट it has to exercise its powers, but it has to exercise its powers in subordination to the parliament. In subordination to the parliament. Exercise its power in subordination to the parliament. चलिए. Then what will be the impact of state executive? सिंपल लिखो, यूनियन कैन इशू डायरेक्शन ऑन एनी मैटर, और उनको वो करना ही पड़ेगा. ठीक है, यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव लिखो, यूनियन कैन इशू डायरेक्शन ऑन एनी मैटर एंड दे हैव टू डू इट. चलो, उसके बाद अंडर नेशनल इमरजेंसी 358 के अंदर 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, वो तो है ही नहीं है. एंड 359 के अंदर other than 20 and 21 can be specified, but other than fundamental rights, one more thing
can be stopped by the Indian president by passing a presidential order under emergency. What is that? Distribution of tax proceeds. तो ये भी अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ जाता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, दैट राइट नाउ देयर विल बी नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स, क्योंकि कंट्री इज एट वॉर, वी नीड फंड्स फॉर देयर, सो दैट इज आल्सो अलाउड, बट इट हैज टू बी वाया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. ठीक है जी, लिख लो. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस मे बी सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. एंड लास्टली लिखो, जो आपके मन में कंफ्यूजन था ना कि भाई इमरजेंसी कितने टाइम के लगेगी, इमरजेंसी 6 महीने ही है. जो वो 1 ईयर एट अ टाइम एक्सटेंशन वाली बात है, वो लोकसभा का टेन्योर है कि इमरजेंसी के टाइम पे इलेक्शन तो करवा नहीं सकते, लेकिन फिर लोकसभा को तो बढ़ाना पड़ेगा, उसका टेन्योर 1 ईयर एट अ टाइम बढ़ता है. इमरजेंसी 6 महीने के गैप पे चलेगा, एवरी 6 मंथ्स यू नीड अप्रूवल. लोकसभा का टेन्योर विल बी इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर. ठीक है, जो डिफरेंस है ना 6 महीने 1 साल वाला, 1 साल इज टेन्योर, इमरजेंसी विल रिमेन फॉर ओनली 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ अप्रूवल चाहिए. राइट. ड्यूरेशन ऑफ एलएस, ड्यूरेशन ऑफ एलएस can be extended for 1 year at a time, can be extended for 1 year at a time. तो इसमें ना बेसिकली ये भी होता है कि भाई 1 year at a time, 1 year at a time, 1 year at a time बढ़ाते जाओ. 3 साल जब हो जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला जाता है कि बेसिकली भाई आप एक बार देखो एक्सप्लोर करके कि इलेक्शन करवा सकते हैं हम. अगर इलेक्शन कमीशन बोल देता है कि भाई नहीं अभी हालात ठीक नहीं है, मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, 3 साल के बाद एक बार ईसीआई का रिकमेंडेशन लगता है, फिर एक्सटेंड होता है, बट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट. ईसीआई को बोल दिया जाता है कि भाई देख ले एक बार, कैन इट बी डन और नॉट. राइट. बट वंस ऐसा टाइम आया कि भाई 1 साल खत्म हो गया और लोकसभा ने अपना टेन्योर नहीं बढ़ाया, फिर उसके बाद 1 साल खत्म होने के बाद लोकसभा को 6 महीने दे दिए जाते हैं. जैसे मान लो पिछले 5 साल से इमरजेंसी लगी है ना, तो लोकसभा 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल बढ़ाता आ गया. इस साल मेरा 1 साल खत्म होने वाला है, तो जब वो खत्म हो जाएगा एंड लोकसभा अपना टेन्योर नहीं एक्सटेंड कर रही, तो लोकसभा को 6 महीने और दे दिए जाते हैं कि भाई तुम अपने इलेक्शंस करवा लो 6 महीने में एंड कम बैक. क्लियर. चलिए. राइट डाउन. ड्यूरेशन ऑफ एलएस कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year at a time, for 1 year at a time, and not beyond 6 months, and not beyond 6 months after the proclamation ceases to operate. समझ गए? After the proclamation ceases to operate. चलिए जी, तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में और किसी को कोई डाउट? जी. जैसे नेशनल इमरजेंसी टाइम स्टेट पे लॉज बना रही है, तो वो स्टेट पे स्टेट सब्जेक्ट पे लॉज बनाए, तो भी 6 मंथ के बाद वो हट जाते हैं ना. हाँ, सीज टू ऑपरेट. बट अगर स्टेट लेजिस्लेचर बोल दे कि हमें कंटिन्यू चाहिए तो वो रखा जाएगा, नहीं तो इट विल सीज टू ऑपरेट. शायद वो कंटिन्यू रह जाता है जब तक उसको स्टेट रिपील ना करे. हाँ, वही कंफ्यूजन था मुझे. नहीं देखो ऐसा देखो, इफ वी विल बिलीव ना कि भाई कुछ ऐसा पार्लियामेंट ने कर दिया विच विल रिमेन इन इटर्निटी, ऐसा नहीं है. कभी भी स्टेट लेजिस्लेचर की पूछी जाएगी उसमें, आप कंटिन्यू रखना है नहीं रखना. एंड इन दैट ऑल्सो मान लो कि प्रोविजन है नहीं, स्टेट असेंबली विल ब्रिंग अ सेपरेट लॉ टू नलिफाई इट, वो कर देगी, पावर्स हैं. तो ये तो हम उसमें चले जाएंगे एक्सट्रीम्स में कि भाई देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था, व्हाई स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड, बिकॉज एंटायर फेडरल स्ट्रक्चर इज नाउ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू यूनिटरी, बट यूनिटरी में कन्वर्ट होना इज एन एक्सेप्शन. यूनिटरी फीचर्स कैन नॉट गो टिल एटर्निटी, परमानेंट नहीं कर सकते उनको. ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट से आंसर देना जो भी स्टेटमेंट आएगी. इन द एंड तो वो फेडरल में वापस आना ही आना है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स आएंगे. चलिए आगे लिखिए आर्टिकल 356, 356. नाउ वी आर डीलिंग विद प्रेसिडेंशियल रूल. Now we are dealing with presidential rule. चलो, नाउ अब तक आप लोगों को जो भी समझ है ना, जितना भी हमने आज की क्लास में सेंटर स्टेट रिलेशंस करे, डू यू थिंक दैट यूनियन कैन इशू डायरेक्शंस टू द स्टेट एंड स्टेट हैव टू एक्सेप्ट इट, है ना? ठीक है. यूनियन को ये पावर कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से.
सो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय अगर यूनियन डायरेक्शन दे रहा है स्टेट को माननी चाहिए, दिस इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज एन आइडियल वे. नाउ if union is giving the direction and state is not accepting it, this is breakdown of what? Constitutional machinery. This is written under article 356 कि अगर constitutional machinery breakdown होगी, what is constitutional machinery? What is written in the constitution has to be accepted by both. Constitution बोलता है कि भाई union instruction दे सकता है, अब union instruction दे रहा है, state मान नहीं रहा, तो क्या करेंगे? Emergency लगाएंगे, कैसी? presidential rule की. क्यों लग रही है? It is written breakdown of constitutional machinery. Clear? चलिए देखो 356 breakdown of constitutional machinery. The basis of it is breakdown of constitutional machinery. लिखो why whenever you read state emergency or presidential rule, you read two articles simultaneously, 356 and 365, है ना? तो हाँ लिखो पहले, फिर समझ आ जाएगा. ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या लिखा आगे? वाई लिखो, फेल्ड टू फॉलो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर 365. फेल्ड टू फॉलो द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर 365. क्यों? क्योंकि यूनियन अपनी डायरेक्शंस कैसे मनवाता है? प्रेसिडेंट के थ्रू. प्रेसिडेंट विल टेल द गवर्नर, गवर्नर विल टेल द स्टेट. तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फॉलो नहीं कर पा रहे, इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म है या मशीनरी है वो ब्रेक डाउन हो गई है. नाउ वी नीड प्रेसिडेंट्स रूल इन दैट स्टेट. ठीक है जी, तो ये है लॉजिक. चलिए अब मान लीजिए प्रेसिडेंट जी का रूल लग गया. ठीक है, तो लगने के बाद व्हाट डू वी रिक्वायर? पार्लियामेंट्री अप्रूवल. तो लेट्स से पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट गिवन येट टू द प्रेसिडेंट्स रूल. इफ इट इज नॉट गिवन टिल व्हाट टाइम इट कैन स्टे? 2 months. वो 1 month था, ये कितना है? 2 months. सो विदाउट अप्रूवल, पार्लियामेंट्स अप्रूवल 2 months. नेक्स्ट, वहां पे पार्लियामेंट हैज टू गिव द अप्रूवल बाय विच मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी. यहां पे बाय सिंपल मेजोरिटी. हियर इट इज सिंपल मेजोरिटी. इफ एलएस इज डिसॉल्व्ड देन राज्यसभा. Once LS is reconstituted, approve within 30 days. वो सब सेम है, वो सब सेम है. 2 ही डिफरेंस है, याद रखिएगा. विदाउट अप्रूवल वो 1 month के लिए रह सकता है, ये 2 month के लिए. उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए. बाकी सब प्रोविजन सेम है. ठीक है, चलिए. Is presidential decision of imposing a president rule subject to judicial review? Yes. If you remember, हमने कल की क्लास में करा था कि भाई president cannot do it. President cannot impose presidential rule without the aid and advice of Council of Minister. Now, what was the nature of the advice on the basis of which president has imposed is not subject to challenge. But वहां पे लिखा है कि भाई जब एडवाइस आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दिया था, है ना, तो उसके साथ क्या आपने चेक करा था मटेरियल और एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स को कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे आर गिविंग मी द एडवाइस, दोस मटेरियल एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंट्स कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, इफ यूपीएससी आस्क यू कि भाई प्रेसिडेंशियल रूल के पीछे प्रेसिडेंट की इंटेंशंस क्या थी, कैन दे बी चेक्ड अंडर जुडिशियल रिव्यू? यस. कहां लिखा है? एसआर बोमई केस. अगेन एसआर बोमई 1994. चलो उसके बाद ना इसके लिए थोड़े से ना, बिकॉज सिंस वहां पे तो सारे देश के ऊपर ही लग रही है नेशनल इमरजेंसी, सो सबको इक्वली ले रहे हैं. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज द डिफरेंस इन द आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज देयर एट द सेंटर एंड द स्टेट मेक्स द पार्टी एट द सेंटर टू मिसयूज इट्स पावर एंड इंपोज अ प्रेसिडेंशियल रूल. तो इस वजह से ना इसके वाले सिस्टम में कि भाई इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, देयर आर मोर चेक्स विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल इमरजेंसी. चेक्स इसमें ज्यादा. सबसे पहली चीज, इसकी जो ड्यूरेशन है ना, वो एट मैक्स जाएगी 3 साल तक, इससे ज्यादा नहीं हो सकती. एक बार के लिए लगेगा तो 6 months के लिए लगेगा.
लेकिन आप एक बार अप्रूवल दो, इट इज देयर फॉर 6 मंथ्स, आप दूसरी बार अप्रूवल दो, इट इज देयर फॉर 6 मंथ्स। द मोमेंट 1 year गैप हैज टू बी ब्रीच्ड, है ना, 1 साल से ज्यादा लेके आना है, आएगा तो 6 महीने करके, इट विल गो विद 6 months 6 months 6 months, बट मोमेंट 1 year हैज टू बी ब्रीच्ड, तो 2 conditions have to be fulfilled, then only 1 year से एडवांस जा सकता है, अदरवाइज नहीं जाएगा। एंड मैक्सिमम टाइम 3 साल से एडवांस तो जा ही नहीं सकता। President rule cannot be there in any state for more than 3 continuous years. It will always be extended in the time gap of 6 months 6 months 6 months, हर एक 6 month के बाद अप्रूवल चाहिए। But once first 2 6 months go away, that is 1 first year goes away, so we have to fulfill 2 conditions in order to continue it till more 2 years. Write on the first condition. फर्स्ट कंडीशन ये है कि भाई इफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, इफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, if proclamation of emergency is in operation in any part of the country or entire country, if any part of the country or entire country, तो इससे क्या होगा, मतलब इलेक्शंस ही नहीं हो सकते क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। ठीक है जी। सेकंड, इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइज, इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइज that it is difficult to conduct the elections in this context, in the context of first point, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन बोल भी दे कि भाई नेशनल इमरजेंसी लगी, हम इलेक्शंस करवाएं कैसे, और इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो सरकार आएगी कैसे, इस वजह से 1 साल से ज्यादा बढ़ा दो, बट इन नो केस मोर देन 3 years, ठीक है। तो टिल नाउ सबसे ज्यादा इमरजेंसी कहां पे लगी है, पंजाब में, फॉर 5 years, फॉर 5 years तक लग चुकी है। आगे लिखो, इंपैक्ट ऑन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट्स। चलो अब यहां पे क्या होगा, हु इज एट फॉल्ट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज एट फॉल्ट। सबसे पहले इसको डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। राइट ऑन फर्स्ट, प्रोक्लेमेशन विल डिक्लेयर दैट, प्रोक्लेमेशन विल डिक्लेयर, अच्छा एक चीज और याद रखना यार, डिसॉल्व तो अपने को करना ही करना है ना, बट डिसॉल्व विल बी देयर ओनली आफ्टर द अप्रूवल, ठीक है। अप्रूवल ऑफ व्हाट, जब सेंटर वालों ने इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल रूल को अप्रूव कर दिया, देन एसएलए विल गो अवे। इफ इट इज ओनली प्रोक्लेम्ड, मतलब लग गई है बट नो वन हैज गिवन द अप्रूवल अप टिल नाउ, तब भी लग सकती है ना 2 महीनों के लिए विदाउट अप्रूवल। अप्रूवल वाले टाइम में इट विल नॉट गो अवे, इट रिक्वायर्स द असेंट, मतलब वो दोनों हाउस पास करें तब जाके होगा। इवन इफ वन हाउस पासेस तब भी हो जाएगा, बट एक हाउस पास तो करे। जस्ट विद द प्रोक्लेमेशन एसएलए विल नॉट डिसॉल्व, ठीक है, याद रखना। जो हमने पहला पॉइंट करा ना कि भाई विदाउट द अप्रूवल फॉर हाउ मच टाइम प्रेसिडेंशियल रूल कैन स्टे, 2 months, है ना। तब मतलब क्या कि भाई प्रेसिडेंशियल रूल तो लग गया, बट इट मे हैपन कि भाई राज्यसभा बोले मैंने लगाना ही नहीं है, तब तुम लोग फ्री में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दोगे, फिर इलेक्शन का खर्चा आएगा। तो लेट फर्स्ट राज्यसभा एक्सेप्ट दैट देयर इज समथिंग ग्रेव रॉन्ग, और लोकसभा एक्सेप्ट इट, फिर एसएलए को हटाएंगे। तो जब तक अप्रूवल नहीं मिला लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हटेगी। क्या डेडलॉक, सिंपल मेजोरिटी चाहिए भाई, क्या डेडलॉक आएगा। हाँ चलिए लिखिए, पास कर दिया, इट विल बी देयर। दोनों में से किसी ने नहीं, दोनों नहीं करना है, बट इनिशियली अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा कर देगा। राइट ऑन, प्रोक्लेमेशन विल डिक्लेयर, करना दोनों को ही है। लेट से राज्यसभा ने कर दिया, 6 महीने तक लगी रही, लोकसभा ने वापस आके वापस ले लिया, इट विल बी डिसॉल्व्ड, खत्म कर दी जाएगी इमरजेंसी। राइट ऑन, प्रोक्लेमेशन विल डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर शैल बी एक्सरसाइज्ड, shall be exercised either by, तो बेसिकली ना जो डिसॉल्व होके पार्लियामेंट को फंक्शंस जा रहे हैं, ये डायरेक्टली नहीं लिखा कि पार्लियामेंट निभाएगा या प्रेसिडेंट निभाएगा या गवर्नर निभाएगा, इनडायरेक्टली लिखा है, ठीक है। तो आई विल टेल यू हाउ इट इज इनडायरेक्टली रिटन। राइट डाउन,
shall be exercised either by or under the authority of parliament, either by or under the authority of parliament. और अगली लाइन क्या लिखी है? पार्लियामेंट कैन कॉन्फर दिस पावर टू प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट कैन कॉन्फर इट्स दिस पावर टू प्रेसिडेंट. एंड तीसरी लाइन क्या लिखी है? प्रेसिडेंट कैन, क्या लिखा है? डेलीगेट दिस पावर टू एनी अदर अथॉरिटी. डेलीगेशन इज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. तो प्रेसिडेंट जी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके किसी और अथॉरिटी को दे देंगे, एंड यूजुअली इन दिस केस प्रेसिडेंट गिव्स टू गवर्नर. और इस तरह से प्रेसिडेंशियल रूल में गवर्नर एक्ट करता है. समझ गए? So proclamation will declare that the powers of legislature shall be exercised either by or under the authority of parliament. Parliament can confer this power to president. President can delegate it to any other authority, and usually it does to governor. लिखो impact on executive power. Impact on the executive power. राइट. एंड यूनियन गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट, दोनों में से कोई भी, यूनियन गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट shall assume all the functions of state government. Union government or president shall assume all the functions of state government. Second, president can delegate it to any other authority. President can delegate to any other authority except whom? Except state legislature. किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव में एग्जीक्यूटिव है एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. तो प्रेसिडेंट जी किसी को भी दें, पर स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दे सकते. हाँ देखो, कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो दे ऑलवेज रिमेन even after your Lok Sabha goes away. Let's say 5-year tenure will end till the time next PM comes and take the oath. This council of minister and PM always remain, because it might happen president has to take any decision, but president cannot ever in no circumstance take decision without their advice. So to advise him in the meantime, they're always there. State level maybe the council of ministers and everyone remains. They all remain. Basically देखो, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलती तो आइडली इनके थ्रू ही है, चीफ सेक्रेटरीज के थ्रू, सेक्रेटरीज के थ्रू, चलनी तो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही है. लेकिन ब्यूरोक्रेसी को कमांड कौन देगा? दैट चेंजेस हियर, दैट चेंजेस हियर. अंडरस्टूड? चलिए. अच्छा, उसके बाद ना जम्मू कश्मीर में पहले एक सीन होता था, याद रख लो थोड़ा सा, अभी तो नहीं पूछेगा सिंस एब्रोगेशन ऑफ 370, कि जम्मू कश्मीर में ये था कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो प्रेसिडेंट रूल से पहले 6 महीने तक वहां पे गवर्नर रूल होना चाहिए. इफ यू रिमेंबर, जब 5 अगस्त 2019 को हमने ये हटाया था तो तब वहां पे कौन सा रूल था? प्रेसिडेंशियल रूल. बट सेक्शन उससे पहले, क्योंकि तब तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगता ही नहीं था, तो जम्मू कश्मीर में सेक्शन 92 था कॉन्स्टिट्यूशन का. वो बोलता था कि भाई जम्मू कश्मीर में अगर इंडिया को प्रेसिडेंशियल रूल लगाना है, क्योंकि 356 तो लगता ही नहीं था, ओनली 2 आर्टिकल्स अप्लाई, 1 and 370, बाकी तो हमने बाद में अप्लाई करे. तो वो बोलता था कि अगर इंडियन प्रेसिडेंट का रूल यहां पे लगाना है तो उससे पहले 6 महीने तक जम्मू कश्मीर के गवर्नर का रूल लेना चाहिए. उसका रीजन ये था कि भाई उससे पहले जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर था वो वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिलेक्ट करती थी, नॉट द प्रेसिडेंट. तो वो बोलते थे कि एज अ सेफगार्ड ये होना चाहिए, लेकिन अब वो प्रोसीजर सब नॉर्मल हो गया. अब इट इज इन कॉन्सोनेंस विद व्हाट वी हैव डन अंडर 356. राइट. चलिए अब लिखो लास्टली फाइनेंशियल इमरजेंसी, देन वी विल एंड द सेशन. थोड़ा जल्दी लिखना यार, 3-4 लाइन नहीं है. चलो, प्रोक्लेम्ड एनी टाइम, प्रोक्लेम्ड एनी टाइम. अगला, वंस अप्रूव्ड रिमेन्स फॉर 2 months. वंस अप्रूव्ड रिमेन्स फॉर 2 months. Sir, are union directions just 1 to 3 only?
कैन यूनियन गिव इलेक्शन स्टेट लिस्ट बना? हाँ जी बच्चे, डेफिनेटली इन द कंटेक्स्ट ऑफ दे सकता है बच्चा, किसी भी लिस्ट पे दे सकता है यार, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पावर किसकी एज्यूम कर रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर की। स्टेट लेजिस्लेचर के पास स्टेट लिस्ट पे पावर है, तो फिर प्रेजेंट रूल के अंदर स्टेट लिस्ट पे भी कमांड कर सकता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डायरेक्शंस गिवन टू द स्टेट्स फेल टू फॉलो मे लीड टू प्रेसिडेंशियल रूल। हाँ बच्चे, यस डेफिनेटली। आगे लिखिए, वंस अप्रूव्ड नो टाइम लिमिट, यही संविधान में लिखा है, लगेगी तब देखेंगे। संविधान में यही लिखा है कि भाई वंस अप्रूव्ड नो टाइम लिमिट, विदाउट अप्रूवल 2 months, once approved no time limit, depends on situation, depends on situation, no time limit, it will depend on situation, but what kind of a serious situation it is। लिखो when कब अप्लाई होगी? when credit of entire country or part is under threat। when credit of entire country or part is under threat। चलो, इसमें 2 चीजें लिख लो स्टार मार्क करके, जहां पे कंफ्यूज हो गए। फर्स्ट इज, अगर किसी भी स्टेट का कोई भी मनी बिल है, एनी मनी बिल ऑफ एनी स्टेट व्हाटसोएवर, अगर पार्ट में लगी है इमरजेंसी फाइनेंशियल, चाहे सारे भारत में लगी है, किसी भी स्टेट का मनी बिल विदाउट गवर्नर्स, सॉरी, किसी भी स्टेट का मनी बिल विल बी डेफिनेटली रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट, डेफिनेटली रिजर्व। लेट्स से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई, स्टिल पंजाब मनी बिल विल बी रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखना इसको। मनी बिल ऑफ द स्टेट्स शेल कंपल्सरीली बी रिजर्व्ड, मनी बिल ऑफ द स्टेट्स शेल कंपल्सरीली बी रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट। हाँ जी, ऑल स्टेट्स लिखो, इवन इफ इन अ पार्ट, इवन इफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन अ पार्ट। एंड लास्टली राइट, सैलरीज कैन बी रिड्यूस्ड। एक ही चीज जुडिशरी का बारे में पूछ सकते हैं, बस लिखो इवन ऑफ जजेस, सैलरीज कैन बी रिड्यूस्ड इवन ऑफ जजेस, दैट्स इट। कोई डाउट सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड इमरजेंसी में? 1 ईयर के बाद अगर एक्सटेंड करना है तो 2 हमने कंडीशंस लिखी हैं, अगर वो फुलफिल हो रही हैं तभी हो सकता है। हाँ, मैक्सिमम 3 6 मंथ से बढ़ेगा ना? जी मैम। तो फिर 1 ईयर के बाद वापस ये 2 कंडीशन से करना पड़ेगा। हाँ, 6 मंथ्स एवरी टाइम बढ़ा सकते हो। अगर 6 मंथ्स करके 2 बार हो गया तो 1 साल हो गया। 1 साल के आगे जाना है, देन दोस 2 कंडीशंस विल बी देयर। पर आफ्टर दोस 2 कंडीशन फिर भी 6 महीने के बाद ऐसे ही बढ़ेगा। हाँ, उसके बाद वी डिक्लेयर्ड दिस लॉ, इट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल आल्सो, पीपल वर चार्ज्ड ऑफ इट। चलिए जी, एनी डाउट्स? ऑनलाइन पीपल, देन विल एंड द सेशन यार। Only money bill. Financial bills, ma'am, there are 2 types, 117(1), 117(3. So they are of ordinary nature. उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं। Okay बच्चा, thank you so much. See you guys then.